और मुझे तो ऐसा लगता है, देखो जाटों ने कर लिया, गुजरों ने कर लिया, अब की बार ब्राह्मणों सवर्णों को आंदोलन करना चाहिए, सारी पटरियां उखाड़ दो और बोल दो हमें तो एससी में डाल लो भाई। अब सब एससी में जाएंगे। और हिसाब से आप इसको देखोगे, इट इज नॉट ब्राह्मण या अपर कास्ट या वो, ये कम्युनिस्टों ने आके ऐसा बीज बोया जिसमें हाईलाइट होने वाली चीजें ये थी कि दलितों का संहार हो रहा है, जबकि वो दोनों का रहा था। ड्राफ्ट में प्रोविजन था कि यदि कोई गलत केस करे उसको दंड दिया जाएगा, फाइनल में से हटा दिया है, वो हटाई दिया। आपकी कमिटी में ये जो जनरल कास्ट है उसके किसी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये जो वेपनाइजेशन हो रहा है, हम जॉब वगैरह करते थे, साला किसी को कुछ नहीं पता होता कौन कहाँ पे क्या नाम। कह रहा हूँ यार, ये रैट रेस इतनी बुरी है कि इसमें नहीं पता, हमें इतना टाइम ही नहीं है कि किसी को हम ये फबती कसेंगे। भाई देखो मैं ना, हम तो इनके पास बैठते हैं, आज तक ना बिहारी नहीं कह पाए। बताओ उन्हें तो हम क्या ही कहेंगे जिनके पास भी नहीं हम बैठते यार। एक बार इन्हें बिहारी कह के भी सुख नहीं ले पाए, देख लो यार, हम तो अपने भगवान को बिहारी जी कह रहे हैं। राधे राधे रटो चले जाएंगे, बिहारी बोल रहे हैं ना हम तो, और बिहारी इसी कारण हर जगह चले गए। हमें तो तुम लोगों ने बुलाया। अम्बेडकर को हो सकता है उनके जीवन काल में उतनी ख्याति नहीं मिलती, लेकिन यदि वो इतने विशेष नहीं होते लेटर स्टेजेस में पॉलिटिकल मतलब आइडेंटिटी के लिए और उस इनसिक्योरिटी के कारण, तो अभी सही में उसको फिलोसफर की तरह ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल। और उसकी फिलोसफी नहीं पढ़ी जाती है बाद में, जो विश्व मन किया है केवल उसके कारण से। मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ? मुझे लगता है कि यार इससे मतलब ही नहीं कि तुमने क्या लिखा नहीं लिखा या मार्क्स क्या लिखा नहीं लिखा, उससे मतलब मार्क्सवादी अभी क्या कर रहा है, मुझे उससे लेना देना है। अम्बेडकराइट अभी तुम्हारे नाम पे क्या कर रहा है, मुझे उससे लेना। तुम्हारी फिलॉसफी मैं तब पढ़ूंगा, मैं चार्वाक को या अन्य ऋषियों को मैं तब पढ़ता हूँ जब वो अभी भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने जो कहा अभी भी अप्लाई होता है। भगवान बुद्ध का भी, बुद्ध के भी संवाद है अपने शिष्यों से, अभी भी वो सारी चीजें आप अपने जीवन में उतार सकते हो। सही बात है। लेकिन अम्बेडकराइट जो बन के घूम रहे हैं और ये जो मार्क्सिस्ट बन के घूम रहे हैं, उन्होंने तो भाई बंटाधार कर दिया। सही बात है। और अब ये लोग जब स्वयं सत्ता में रहे, इन लोगों ने कुछ इस तरह का नहीं किया। कांग्रेस ने SC ST एक्ट में प्रोविजंस नहीं जोड़े, बात करते रहे दलितों की। कांग्रेस का यही है ना, हम दलितों की बात करेंगे, मुस्लिम उनके लिए करेंगे कुछ नहीं। मोदी जी का 2 लेवल पे चल रहा है और भाजपा का, कि हमें चूरन दिया जाएगा कि एक है तो सेफ है, बांटोगे तो कटोगे, और इधर है कि भाई इनको बांटो तभी तो वोट आएंगे। मायावती ने बोला ब्राह्मण्स नीड रिस्पेक्ट, माया लॉन्चेज अपर कास्ट आउटरीच। ये हो क्या रहा है भाई? ओवैसी कह रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे, तुम क्या कर रहे हो? मायावती कह रही है कि भाई ये हो क्या रहा है? और मोदी जी कह रहे हैं कि अच्छा है मैं अंधा हूँ। मोदी जी बढ़िया काला चश्मा लगा करके। अभी हमने जो पॉडकास्ट किया उसमें पहले पौना घंटा हमने बीजेपी की मारी है, और फिर बाद में आप हमें अंधभक्त बोल दोगे। और तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम 5 मिनट भी ममता बनर्जी के इस कुकृत्य के ऊपर एक शब्द बोल के दिखाओ ना, एक शब्द नहीं बोल के दिखाओ। अबे यार ये क्या कर, किसने किया? फोन चल रहा होगा तो किसने किया? ये धर्मेंद्र तूने किया? धर्मेंद्र हो तू नरेंद्र की ले रहा है? ये क्या चल रहा है? धर्मेंद्र को लगा रहे मुझे भी पता नहीं है, UGC वालों ने कर दिया। कौन है UGC में? आज कौन सा है? 59वां? कौन सा है? 60वां? एक नहीं 57 19 58वां होगा, क्योंकि हमारा 3 के मल्टीपल के N+1 होता है हमारा ना। 50वां हमारे था ना। हाँ तो 53। अरे 57 हो गया ना, 3 का मल्टीपल। 55 56 57 58 58वां है। मोदी जी का भी 58 इंच का छाती, मतलब अब तक तो हो ही गया होगा, 2 इंच तो हो ही गया होगा। ऐसे एक्ट लगा बिल्कुल। तो सबसे पहले तो जो हमारा विषय भी वही है, 3-4 विषय है मित्रों, लेकिन सबसे पहला विषय यही है कि क्या प्रधानमंत्री एक जहर खुरानी योजना टाइप जो है मोदी जी को चलानी चाहिए। जिनको कंटेक्स्ट नहीं पता है वो या तो मेरा शॉर्ट जाके देख लें, या फिर मैं बता ही देता हूं कि UGC में एक रूल था, 2012 से था ये इनफैक्ट, उसमें डिस्क्रिमिनेशन जो है डिफाइन किया गया था कि क्या क्या हो सकता है। अभी मोदी जी की कृपा से और शिक्षा मंत्रालय की कृपा से और फिर
मुझे लगता है कि मंडल जी भी आए हुए हैं तो उनकी भी कृपा दृष्टि तो रही ही होगी, ये सब है ना। तो उसमें जो है अब एक ऐसा प्रावधान किया गया है कि एक तो डिस्क्रिमिनेशन का स्कोप इतना वाइड और वेग बना दिया गया है कि आप कुछ बोलो तब तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी ही, आप कुछ नहीं भी बोलो, मतलब मीनिंग यदि इम्प्लिसिट है, यदि उनको लग गया कि नहीं मेरा अपमान हो गया, हमारे बाबा साहब का अपमान हो गया, या और भी बाप दादा साहब जितने भी हो सकते हैं, किसी का भी उन्होंने मान लिया अपमान हो गया, तो 15 दिन के अंदर आपको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर है, वहां पे आपको रिपोर्ट किया जाएगा। किनके द्वारा? इक्विटी स्क्वाड्स हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, मोबाइल होती हैं और वल्नरेबल स्पॉट्स पे जाकर के वो देखती हैं कि अरे ये दोनों भाई कहीं मुसलमान के अगेंस्ट या दलित के अगेंस्ट या ओबीसी के अगेंस्ट या महिला के अगेंस्ट, विकलांग के अगेंस्ट या किसी के जन्मस्थान के अगेंस्ट कुछ बात कर तो नहीं रहे। और वो स्क्वाड सुन लेगा, उसके बाद प्रूफ हो या ना हो, स्क्वाड अपने आप में मुझे लगता है स्वयं सक्षम होगा और आपको जो जाकर के वो रिपोर्ट करेगा। 15 दिन के अंदर आपको पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा यदि आप अपर क्लास मेल है, बाकी सब ठीक है। ये प्रोविजंस बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा जो है डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए आप कुछ करो। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बार और कहा था कि भाई किसी को बिना जांच के उठा लेना SC/ST एक्ट में, ये जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। तो फिर मोदी जी शाह बानो प्रकरण की तरह बोले कि नहीं पहले उदाहरण है, मैं पलटूंगा इसको। मोदी जी ने पलटा, उसमें 72 या पता नहीं कितने प्रोविजंस, मेरे मुंह पे पता नहीं 72 ही आता है, उन्होंने जोड़े और कहा कि अरे क्या मजाल सुप्रीम कोर्ट की मित्रों, पंच तीर्थ बनाए हम, 50 प्रोविजंस और लो, तुम्हारे मन में अगर लग गया कि तुम्हारा अपमान हुआ है जाओ। कन्विक्शन रेट जो है इसमें बिहार में है 0.67%, एक जगह मध्य प्रदेश में संभवतः 3% या मतलब कुछ इसी तरह का डेटा है। कर्नाटक में 2% है, राजस्थान में 4.5% है, मैक्सिमम कहीं पे 14% है, तमिलनाडु में या कहीं पे 14% है। इस कन्विक्शन रेट के साथ जो एक लॉ ऑलमोस्ट असफल हो चुका है, क्योंकि आप 50% भी कन्विक्शन रेट नहीं है तो आप मान के चलो कि असफल ही होता है। ऐसे में अब एक इस तरह की व्यवस्था जो है बनाई जा रही है। इस पर आप लोग जो ब्राह्मण लोग हैं, आप लोगों को क्या विचार? एक दलित को हमें बिठाना चाहिए था यहाँ पे। तो अजीत भाई जैसा आपने कहा ना कि जो जनरल कास्ट मेल होंगे उनको प्रॉब्लम होगी, तो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ना कि हमारे यहाँ तो ये भी प्रावधान है कि सेक्स कैन बी चेंज। तो भैया ऐसा है, या तो इन सबको जैसा आपने अपने उसमें दे रखा है कि तो गांव मरा लो, बस यही एक हमारे पास बचा है। तो सामान्य जनता के उद्गार है कि मोदी जी अब सवर्णों के पास यही बची है। और या फिर ये है कि उसके साथ एक एडिशनल चीज और लगवा लो और सेक्स कैन बी चेंज, तो भाई महिला बन जाएंगे तो फिर जो बच जाएगा। और या फिर ये है कि सबको अपना जो है फरसा उठाना ही पड़ेगा। भाई ये मतलब कब तक ये सब पे चलेंगे? मेरे को बीफ कर देना भाई, आचार्य जी की जुबान से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। पिछली बार भाई तुमने इन्होंने ऐसा वो करा, मेरे मुंह से ऐसी गालियां निकली ना, और इन्होंने उसको काटा नहीं, उसको बीफ कर रहे हैं ताकि सबको पता लगे कि आचार्य जी क्या गाली दे रहे हैं। दूसरा जो आपने कहा ना, मैं सच बता रहा हूँ कि ओनली सेक्स कैन बी चेंज नहीं होना चाहिए, कास्ट कैन बी चेंज भी होना चाहिए। फिर देखो तो बाबा साहब की आत्मा दुखी नहीं हो जाएगी? नहीं, बाबा साहब ज्यादा, मोदी साहब की आत्मा दुखी हो जाएगी। देखो ऐसा है ना कि मोदी जी को खुशी होगी ना, अभी क्या है कि दलित 27% है, फिर 100% हो जाएंगे। अरे हाँ यार, वही तो क्या सभी है? उनका वोट बैंक हो जाएगा। भाई जब दलित जो है वो बौद्ध बन सकता है, हाँ, तो ओबीसी को, जनरल को भी दलित बनने की छूट मिलनी चाहिए। हाँ, ये बात तो मैं भी भाई मान रहा हूं। अगर वो कहते हैं कि भाई हमने एजुकेशन ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, अब तो हम उच्च कोटि में आ गए, तो निम्न कोटि में जाने का भी रास्ता खोलना चाहिए। हाँ। और मुझे तो ऐसा लगता है, देखो जाटों ने कर लिया, गुजरों ने कर लिया, अब की बार ब्राह्मणों सवर्णों को आंदोलन करना चाहिए, सारी पटरियां उखाड़ दो और बोल दो हमें तो SC में डाल लो भाई। हाँ, अब सब SC में जाएंगे। नहीं, और हमें तो देखो भाई, मैं तो जिस कास्ट से आता हूँ, हमें तो शंकराचार्य ने कहा ये शूद्र थे। तो भाई हमें चाहिए, अब हमें शूद्र बनाओ। और तो मैं तो मेरा टाइटल भी डोम वाला है, भारती।
तो डोम समुदाय जो होता है मेरा मैं तो भाई एकदम एलिजिबल नहीं, गोत्र नहीं है भाई, मैं बता दूं। टाइटल ही है, गोत्र नहीं है। लेकिन गोत्र तो सब में, मतलब सब में डोम हो, वाल्मीकि हो, जाटव हो, सब में गोत्र तो सेम ही है। ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे आपको। गोत्र तो सेम होता है। अच्छा चलो, वो भी मतलब आप आर्य समाज में एकदम हिंदू धर्म भूल गए क्या? नहीं, 50 से सबका आपने त्याग कर रखा है। मैंने त्याग की बात नहीं है, ऐसा है ना, सब ऋषियों वाला ही नहीं है ना, उसके अलावा भी बहुत है। मैं तो अब सुन रहा था, मैंने पहली बार नहीं तो सप्तऋषि हैं, अंतल, उनके बाद कुंतल, उज्ज्वल, ये जाटों में पहली बार सुने हैं। नहीं और मैं जितना सुनता जा रहा हूँ उतने कम पढ़ते जा रहे हैं। नहीं, अंतिम में वो पहुंचेंगे वहीं पे, सप्तऋषि तक ही पहुंचेंगे। जैसे वत्स है मेरा गोत्र, तो अब जो है उसके ऊपर हम किसकी संतान है, जिस ऋषि की। अब क्या होता है कि सप्त ऋषियों में जिनकी संस्थानें और भी उस तरह की हुई एकदम बढ़िया उत्तम, तो उनके नाम से गोत्र फिर जो है उच्चारने लगा। हाँ, तो वो है जैसे मेनली तो अग्रवाल, तो क्या हुआ, अग्रसेन से अग्रवाल में फिर बहुत सारी अलग अलग में, तो क्या हो, अग्रवाल गोत्र है, गोत्र वहां भी वत्स रहेगा। हाँ, वहां भी रहेगा गोत्र भाई। तो अगर मैं कह रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि भाई जब तक तुम जातिगत डिस्क्रिमिनेशन नहीं बंद करोगे तब तक आरक्षण भी बंद नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि सबको दलित घोषित कर दो आप, सबको दलित घोषित कर दो, सब इक्वल हो गए। तो भाई मैं अब आपको कुछ कह नहीं सकता, आप मुझे दलित कहो या मैं आपको कुछ भी कहूंगा, फर्क नहीं पड़ रहा भाई। गंजे को गंजा कहे तो क्या फायदा और क्या ही नुकसान उसमें। तो सबको ये कर देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को अगला जो नियम लाना चाहिए वो ये लाना चाहिए कि आज से सब दलित हैं, आज से सब महिला है, आज से सब महिला है। नहीं, वो तो धर्मेंद्र प्रधान और मंडल जी ये सब करें। हाँ, आज से सब दिव्यांग हैं, आज से सब महिला, आज से सब दलित हैं, बस। अब किसी का कुछ बचा ही नहीं है उसमें। तो स्टेट ऑफ माइंड बना दे। यस, नहीं है भी ये तो। देखो, मैं अगर मान के चल रहा हूँ मैं ब्राह्मण हूँ, ये स्टेट ऑफ माइंड है। देखो सवेरे ही मैं क्या करता हूँ भाई, देखो सभी लोगों को ना अपनी गंदगी खुद साफ करनी पड़ती है। उस टाइम पे वो शूद्र है, अपने परिवार के लिए फाइट करनी पड़ती है, क्षत्रिय है। अब हमें कमाना पड़ता है तो हम उस टाइम पर वैश्य हैं, ठीक है। तो और अपने लिए अपनी वाणी से अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, ज्ञान बांचना पड़ता है, तो उस टाइम पर ब्राह्मण है। तो ये तो स्टेट ऑफ माइंड है कि केवल मैं अपने आप को ब्राह्मण समझ रहा हूँ, मैं तो हर एक कैटेगरी में हूँ। तो इसलिए अब ये जो बहुत सारे जो है ना हिंदुस्तान के अंदर जो एक 20% 25% के आसपास जो आबादी है, उसके लिए फिर हमें एक चारे की तरह छोड़ देना चाहिए। हम हिंदुओं को सबको दलित घोषित कर दो, और जो एक जॉम्बीज की जो भीड़ है उसको कह दो कि उल्टा ना कर दे, दलितों को ब्राह्मण बना देते हैं। अच्छा, अरे नहीं, ब्राह्मण बनाने का कोई लाभ होने का नहीं, लेकिन काहे नहीं होगा लाभ? अरे वो लोग अपर कास्ट हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, फिर ब्राह्मणों की बेटी का वो मोह भी जाता रहेगा उनका। सब मुसलमान बन जाते सब मुसलमान बन जाते हैं। ये बात सब मुसलमान बन जाते हैं भाई। फिर तो वहां पर तो कुछ कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन वगैरह वैसे ही। अरे घंटा उसमें तो बहुत ज्यादा है भाई। बोलते तो ऐसे ही है, वो बोला तो ऐसे ही जाता है, बाकी अंदर का तो हमें पता है। अगर बात दलितों की करोगे ना, तो उनमें इतने सारे फिरके, इतनी सारी कास्ट, सब कास्ट है भाई साहब, उनमें खुद में रोटी बेटी का नाता नहीं होता। सही बात है ये क्या। और ये कह रहे हैं ना कि ब्राह्मण भाई, मैं कह रहा हूँ कि बहुत लोगों ने अपने नाम के आगे सरनेम लगा रखा जो दलित हैं। बहुत सारे लोग ऐसे, वे अपने आप में ब्राह्मण घूमे फिर रहे हैं। मुझे लगता है कि देखो ये जो पूरा मुद्दा है ना, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो अनकॉल्ड फॉर था। किसी ने मांगा ही नहीं। अरे आज तक कोई आंदोलन, कोई बिल उन्होंने दिया ऐसा जो मांगा हो? किसानों ने किसान बिल नहीं मांगा था तो दे दिया। नहीं, वो तो यार देखो वो बाहर नहीं मांगा ना। किसान यूनियन ने 2019 में मैनिफेस्टो में लिखा था कि हमें ये चाहिए। किन्होंने लिखा था? किसान यूनियन ने मांगा था, और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम किसान यूनियन ये मांग कर रही है तो हम इसको अपने मैनिफेस्टो में डाल देते हैं। असल में बहुत पहले जब आप टिकैतों की बात करते हो, तो आपको उनकी स्ट्रैटेजी समझनी चाहिए। देखो, उन्हें अपने आप को हीरो बनाने के लिए क्या करना होता है, पहले वे आंदोलन करेंगे, वो जनबल, मतलब पहले सरकार से बात कर लेंगे कि हमें ये काम करवाना है, लेकिन पहले देखो हम अपना चेहरा बड़ा करेंगे, हम लाएंगे आंदोलन, हमारी जो जनता बैठी हुई, जो हम पे विश्वास करके बैठी हुई, दिखना चाहिए। फिर वे मांग करेंगे, फिर वहां प्रधानमंत्री आएगा और वो कहेगा जी मैं आपकी डिमांड पूरी करता हूं। तो इससे क्या होता है कि भाई जो नेता जितने भी हैं, उनकी जो जनता उनके पीछे खड़ी है, उनको लगता है कि यार कोई काम करा नेताजी ने। अगर मान लो तुमने मैनिफेस्टो में लिख कर दे दिया सिर्फ, और इंगा मोदी जी ने साइन भी कर दिया, तो यार उनकी चौधराहट तो गई ना बेचारों की। सही बात। और पहले यही होता आया है।
देखो इसमें मेरा पूरा मानना यही था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो भारत के अंदर जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसी जो चीजें हैं वो ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी हैं। ठीक है, आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर थोड़ा बहुत हमें दिखता है, शहरों में तो आप देख लीजिए कहीं भी एटलीस्ट जो मेट्रो सिटीज हैं उनमें तो आपको ये चीज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल दिखेगी। ठीक है, बड़े शहरों के अंदर और इवन जो टियर 1 सिटीज हैं उनमें आपको नहीं दिखेगी ये चीजें। छोटे शहरों के अंदर भी ऑलमोस्ट चीजें खत्म होती जा रही हैं, गाँवों के अंदर थोड़ा बहुत दिखता है। तो जो चीज ऑलरेडी खत्म हो रही है भाई, आप उसको क्यों उसमें साले वो सुतली बम में आप वो माचिस लगा रहे हो। अनुज भाई, पहली बात इन्होंने बताया 4% राजस्थान का, अगर मान लो केवल मीडिया की बात सुने तो 100% लगेगा आपको, लेकिन अगर कन्विक्शन रेट वहां देखा जाए 4% है तो मतलब बहुत कम है। राजस्थान में तो भी कम हो गया तो। मुझे बेसिकली ये चीज समझ में नहीं आ रही किस पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। दो ही रास्ते हैं ना आपके पास, एक आपके पास है कि आप किन्हीं जातियों को अपना वोट बना लो, एक है आप एक हिंदुत्व एज अ ब्लॉक अपना वोट बैंक बनाओ। मुझे पॉलिटिक्स हिंदुत्व की तरफ जाती हुई नहीं दिख रही है। ये पॉलिटिक्स पूरी तरीके से ऐसी ही है कि आप किसी जाति समूह को किसी तरीके से वो करना चाहते हो, अपीज करना चाहते हो, और वहां पर आप अपना या, और इसका कोई मुझे ऐसा लगता है कि फायदा नहीं है, इसका नुकसान ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि जैसे कि ये जो हमारा SC/ST एक्ट एक बवासीर राज बना हुआ है, कल को ये बन जाएगा एक नया बवासीर। और जो इसमें मैं थोड़ा सा बताऊंगा, ये जो SC/ST एक्ट भी है ना, इसके अंदर भी ब्राह्मणों का कोई वो नहीं है, रोल नहीं है। ओबीसीज का ब्राह्मणों का इसमें इस पूरे मुद्दे के अंदर ना, ये एक लड़का था तमिलनाडु का लड़का था, इमैनुअल शेखरन नाम था उसका। 1957 या 8 में वो आर्म फोर्सेस का लड़का था, दलित लड़का था। तो इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने अपना थोड़ा सा पॉलिटिकली एक्टिव हो गया, क्योंकि उसने अपने विलेज में थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन देखा था, ऐसा बताया जाता है। तो वो पॉलिटिकली एक्टिव होने लगा। अब 1958 में क्या हुआ है कि ये एक बाय इलेक्शन था, उसमें वो कॉन्टेस्ट करना चाह रहा था या क्या था, कुछ वो पॉलिटिकली एक्टिव था उसमें। तो जो वहां पर एक दूसरी कम्युनिटी थी वो ओबीसी में आती है, उसने इस लड़के की हत्या कर दी। अच्छा, इस दलित लड़के की, वो ओबीसी कम्युनिटी का लड़का था, मतलब बंदे थे। अब उस पॉलिटिकली एक्टिव लड़के की हत्या के बाद वहां पे दंगे हो गए तमिलनाडु में। रामनापुरम समथिंग इस टाइप की कोई जगह थी, वहां पे दंगे हो जाते हैं, 40-42 लोग मारे जाते हैं, दोनों कम्युनिटीज के लोग मारे जाते हैं उसमें। लेकिन दंगा इस तरीके से शुरू होता है जिसमें एक दलित लड़के की हत्या की जाती है। पर भाई आपको यहाँ पर ये चीज नोट करनी है कि वो ब्राह्मण ने नहीं की थी, जिसका आज तुम नाम लगाकर सारी चीजें सारे चिट्ठियां फाड़ रहे हो ना, वो ब्राह्मण ने नहीं किया था। और SC/ST एक्ट भी मैक्सिमम जो लगता है उसमें ब्राह्मण नहीं होते मिर्चपुर तो अभी मिर्चपुर कांड देख, मिर्चपुर तो खैर अभी 2010 में ही हुआ है। उसके बाद क्या होता है कि 1958 में जो ये पूरा प्रकरण हुआ है, इसके अगले 7-8 सालों में देश में कुछ ऐसा होता है कि नक्सली आ जाते हैं। 1966 के बाद से नक्सली मूवमेंट धीरे धीरे चालू होता है, चारू मजुमदार वगैरह का। इसके बाद क्या हुआ है कि जगह जगह पर, वो भी साउथ में ही हुआ है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, अगले 10 सालों में 1967 से लेकर 1977-78 तक बहुत भीषण दंगे होते हैं कई। उसमें बिहार भी आता है, बिहार पे भी आऊंगा। और सारे के सारे दंगे कैसे हुए हैं, जिसमें क्या हुआ है कि नक्सली मूवमेंट चालू हुआ है कि भाई अपना झंडे गाड़ दिए, ये गाड़ दिए, वो गाड़ दिया, आपको पता ही है। झंडे गाड़ दिए किसी के भी खेत पे, तो जो लैंडलॉर्ड होता है उसकी जो जाति होती है वो चालू कर देती है फिर उनका प्रतिकार करना या जो भी है। तो ये पहले तमिलनाडु में हुआ, 68 लोग मारे गए थे। जगह का नाम मुझे याद नहीं है, वहाँ आपको पता ही है जगह का नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो याद नहीं मुझे। तमिलनाडु में 68 लोग मारे गए। फिर आंध्र प्रदेश में 2-3 जगह हुआ, उसमें क्या हुआ है, एक नायडू वहां पे कम्युनिटी होती है, उसके बीच में और दलितों के बीच में पंगा हो गया, सेम नक्सलियों का इशू। और उसके बाद आप देख लो 1972 से लेकर आई थिंक बिहार में पंगे शुरू हो गए थे। बिहार में मोटा मोटा पहले क्या था कि जो ये कम्युनिस्ट लोग थे, MCC वाले, इन्होंने अपर कास्ट के वहां पर नरसंहार वगैरह किए। 77-78 तक जाते जाते फिर जो दलित थे, जो MCC वाले थे बेसिकली, जिसको हम यही बोलना चाहिए, उनका नरसंहार शुरू हो गया था।
और एक के बाद एक ब्लड बाथ हो रहा था, ठीक है। तो हिसाब से आप इसको देखोगे, इट इज नॉट ब्राह्मण या अपर कास्ट या वो, ये कम्युनिस्टों ने आके ऐसा बीज बोया जिसमें हाईलाइट होने वाली चीजें ये थी कि दलितों का संहार हो रहा है, जबकि हो दोनों का रहा था, दलितों का संहार हो रहा है ये। और एक्चुअली में कम्युनिस्टों ने ऐसा बीज बोया कि भाई किसी की तुम जमीन छीन रहे हो, तो ये पंगे होने ही थे, ये कम्युनिस्टों का बोया बीज है, ठीक है। 57 वाले केस को आप, जो हमने बात की है 57 वाला जो केस है, उसको आप छोड़ दीजिए, ये आजादी के बाद की मैं बात कर रहा हूं। नरसंहार जो हुए ना, प्रॉपर नरसंहार, वो कम्युनिस्टों की देन है यहां पर। और उसके बाद क्या होता है कि 70s में बहुत सारे जो दलित एमपी होते थे हमारे, वो पार्लियामेंट में बोलते थे कि भाई हमें तो अब अपने अधिकार चाहिए, हम ऐसे नहीं मर सकते, हम तो उन्होंने फिर पुश करते 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 ये 80s में भी बहुत सारी डिबेट्स हैं, 89 में जाके ये कानून आया है। हाँ, 89 में एट्रोसिटी एक्ट, राइट। 89 में जो सरकार थी वो कैसी सरकार आई थी वो आपको पता ही है ना। तो ये सारा का सारा जो मुद्दा है ये इस तरीके का है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बोया जो बीज था इन कम्युनिस्टों ने बोया इस तरीके से नरसंहार वाला, नहीं तो चीजें स्मूथ चल रही होती, चीजें धीरे धीरे अपने आप ठीक हो रही होती। और वो जो बीज बोया उसकी वजह से आज 90 to 95% केसेस जो होता है फेक निकलते हैं, कितने ही लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। मैं इस चीज में फर्म बिलीव रखता हूं कि जन्मना जाति जो है कि एक इंसान दूसरे इंसान को नीचा माने या अपने आप को सुपीरियर समझे, ये गलत है। और उसमें और एक जो मुस्लिम पक्ष का व्यक्ति है ना, उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो भी सुपीरियर ही अपने आप को समझते हैं, उसी से तो हमारी लड़ाई है। लेकिन जो ये पूरा इस मुद्दे पर हो रहा है 1989 के कानून के बाद से जो हो रहा है, उसमें भी यही मुद्दे आ रहे हैं। उसमें भी कोई लोग जो हैं अपने आप को कुछ सोचते हुए कि तेरे को मैं बताता हूं, और किसी के ऊपर कुछ भी कानून लगा के कुछ भी बोल रहे हैं, और वो फंस रहा है बंदा, उसके पूरा का पूरा करियर तबाह हो रहा है। तो ये भी तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ही है भाई, अगर मान लो आप किसी पे एक्ट लगाते हो। बिल्कुल, और सेम जो चीज है वो इसके बाद होगी, अब ये कैंपसेस में होगी, ये और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। क्योंकि जैसे कोई बड़ा होता है ना 30, 40, 45 साल का आदमी, वो चीजें फिर भी शायद समझ के संभाल ले तो मैच्योरिटी आ जाती है। ये छोटे बच्चे हैं 18 से 20-25 साल तक के बच्चे ने अनुज, ये आप देखो कि दिलीप मंडल जैसा कोई व्यक्ति जब प्रोफेसर बना दिया जाता है, कांग्रेस का चाट रहा था तो बनाया उसको माखनलाल चतुर्वेदी में। अब उसने वहां पे क्या किया, वहां पे बच्चों से वो कास्ट पूछ रहा है, पूरा नाम बताओ, ये करके उसने चालू किया। अब जो कैंपस में ये केवल स्टूडेंट्स के लिए इक्विटी स्क्वाड्स नहीं है, ये कर्मचारियों के भी बीच उनका भी रिप्रेजेंटेशन होगा, स्टाफ का भी होगा। अब सोचो कि मंडल जैसा एक आदमी उठाएगा इसको, कह रहे हो उस पर कर दो केस, करो, हम गवाह बन जाएंगे, हम बनेंगे, तुम करो। तो इसको जो मतलब जो बच्चा हो सकता है उतना सोचे नहीं कि यार जीवन भर वो इसी तरह से जीता आया है। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कोई बहुत बढ़िया बात है कि कोई किसी को जो है नस्लीय या इस तरह से या जातिवादी या किसी भी तरह की क्षेत्रवादी टिप्पणी करे। बिहारियों को आप देखो ना कि कहाँ पर क्या नहीं किया, फिर भी जो है, और हमने उस रेसिज्म को, उस क्षेत्रवाद को है भाग साला, हमको फर्क नहीं पड़ता, हम अपना परिश्रम करते रहे, हम आगे बढ़ेंगे। और गर्दन झुका के आदमी काम कर रहा है, गाली आज भी पड़ रही है, लेकिन हमने उसको जो है कहा कि नहीं हम काम करेंगे। मैं ठीक है, मैं बिहारी होने के क्षेत्रवाद को जातिवादी स्लर्स जो है उससे इक्वेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो अधिक डिह्यूमनाइजिंग है। परंतु आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का ये जो डेटा हमने दिया ना अभी कि 92% कन्विक्शन रेट जो है वो फेल हो जाता है, असत्य पाए जाते हैं मामले या साबित नहीं हो पाते, ये तुम्हारा डेटा है। और उसके बाद आपने ड्राफ्ट में प्रोविजन था कि यदि कोई गलत केस करे उसको दंड दिया जाएगा, फाइनल में से हटा दिया है, वो हटाई दिया। आपकी कमिटी में ये जो जनरल कास्ट है उसके किसी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे कि 3 आदमी इस जगह से, 3 आदमी डिसेबल हो जाएगा, 2 महिला होगी, उसमें अपर कास्ट है ही नहीं। चूरन ये फंकाया जा रहा है कि नहीं, उनमें भी एक 3rd E में डाला हुआ है कि उनके भी अगेंस्ट होगा तो देख,
बट हम सब जानते हैं कि दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये जो वेपनाइजेशन हो रहा है उस पर आपके क्या विचार? इसमें मैं एक छोटा सा पॉइंट और बोलूंगा कि आप इसमें ये भी चीज देखिए ना कि एक जो फॉर एग्जांपल हम दलितों की ही बात कर लेते हैं, तो दलितों के अंदर भी बहुत सारी जातियां हैं। एक जाति दूसरी जाति से डिस्क्रिमिनेट करती है। अरे बहुत भयंकर करते हैं। हम आप क्या डिस्क्रिमिनेट करोगे उसको? मैं वही हम कह रहा हूं आप ना। जाटव को क्या डिस्क्रिमिनेट करोगे? जाटव को देखो वाल्मीकि के साथ वो क्या कर रहा है, क्योंकि हम उनके साथ भी नहीं रह रहे और वो आपस में साथ रहते और रोजाना उनका मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जब आपके सामने इस तरीके के आंकड़े मौजूद हैं भाई, उन पे एक्शंस लेने के बजाय आप एक ऐसी चीज को ऑपरेट कर रहे हो कैंसर कह के, जो साला अभी कैंसर मतलब खत्म हो रहा है अपने आप, जो कभी था भी तो वो खत्म हो रहा है, उसको साले आप ऑपरेट कर रहे हो। देखो यार, इसमें एक और चीज मैं इसी में जोड़ दूं, कंप्लीट हो जाएगी हमारी बात। पहले से ही जो हमारी वाली जनरेशन है या आने वाली जनरेशन है, बहुत कंपटीशन है, बहुत भागदौड़ है, एक दूसरे से आगे बढ़ना हर चीज के अंदर, वो पहले से ही उसमें लगा हुआ है। उसके दिमाग में जातिवादी नहीं है। वो तब होता था लोग बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे और कुछ साला किस्सा मिल नहीं रहा तो फलाने पर फब्ती कस दो। अभी तो वो चीज रही नहीं है भाई, और सब एक साथ बढ़ रहे हैं। इतना प्रेशर अपने ऊपर है, परचेसिंग पावर लोगों की बढ़ रही है। फिर उसके ऊपर भी देखो आप कि नस्ल सुधार बहुत हो रहा है। अब तो हमें किसी को देख के ही नहीं पता लगता भाई वो जाटव है या जाट है या ब्राह्मण है, कुछ नहीं पता चलता, बेकार बातें हो गई हैं। बिल्कुल ये सब खत्म हो चुका। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि वो तो कहते थे कि ना यूरेशिया भेजेंगे, हम खुद कह देंगे जी हम यूरेशिया जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बस, क्योंकि हम कन्वर्ट होकर दलित तो नहीं बन सकते, पटरी उखाड़ना हमारा काम है नहीं, तो हम यूरेशिया ही भाग रहे बस। और कई बार क्या होता है, इसके बाद फिर गर्वित को मौका मिल जाएगा। जैसे मैं जिस स्कूल से आया हूँ वहां पर मैं बताता हूँ कभी भी कास्ट नाम की बात डिस्कशन में ना तो टीचर ने की ना बच्चों ने की, बिल्कुल नहीं होती थी। जबकि हम 6ठी क्लास में गांव में पढ़ते तब वहां का टीचर कर रहा है ये सब। हाँ, गांव में होता था, टीचर स्वयं डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, इसमें कोई डिनायल नहीं है, ठीक है। लेकिन स्कूल में तो कोई इस तरह की यूजीसी की रेगुलेशन थी नहीं, स्टूडेंट्स के वहां बीच में कैसे फॉलो हो रही थी। आप क्या कर रहे हो कि अब इन्होंने जो ये नया वाला है उसमें एक लाइन है कि आप ये शपथ पत्र दो कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। क्या जरूरत है यार, अबे मुझे पता भी नहीं बाय था। डिफॉल्ट होना चाहिए। अब हम खोज रहे हैं कि कौन जाटव है कौन वाल्मीकि है, इसको डिस्क्रिमिनेट हम करके दिखाएंगे। किसको पढ़ी है यार ये? सही बात है। ये आप किसी को नहीं पढ़ी। वही है नए बच्चे सोचते भी नहीं है यार, कौन सोचता है? क्या मतलब है यार? देखो हम जॉब वगैरह करते थे, साला किसी को कुछ नहीं पता होता कौन कहाँ पे क्या नाम। कह रहा हूँ यार, ये रैट रेस इतनी बुरी है की बात कि इसमें नहीं पता, हमें इतना टाइम ही नहीं है कि किसी को हम ये फबती कसेंगे। भाई देखो मैं ना, हम तो इनके पास बैठते हैं, आज तक ना बिहारी नहीं कह पाए। बताओ उन्हें तो हम क्या ही कहेंगे, जिनके पास भी नहीं हम बैठते यार। एक बार इन्हें बिहारी कह कभी सुख नहीं ले पाए, देख लो है। अरे नहीं यार। अच्छा चलो, जो आपने बात बोली ना, इसमें सबसे बड़ा कलेश पता है क्या है? सबसे बड़ा कलेश ये है कि बिहारी को बिहारी कहना गुनाह नहीं है अगर वो ओबीसी दूसरे को बोले तो। हाँ, अगर वो ब्राह्मण बोल दे तो, लेकिन ब्राह्मण ओबीसी को या ब्राह्मण एससी को बिहारी बोल दे, और चाहे वो ब्राह्मण खुद भी बिहारी हो तो दोष है। हाँ, तो ये आशुतोष यदि अपर कास्ट है उसको कलवा कह दीजिएगा तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है इसके बाद। और उदित राज को कह दोगे तो हो जाएगा। तो यहाँ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लमेटिक है। अगर स्लर मारा है तो सबको मारा है ना, हर एक बिहारी उसमें आ जाएगा, फिर हर एक आंध्रा का बंदा उसमें आ जाएगा, फिर आप उस तरीके से लो। लेकिन जनरल कास्ट के बिहारी को अगर बिहारी बोला तो कोई दिक्कत तो बिहारी ठीक है। ये जो लॉजिक है ये किसी के समझ में नहीं यार। हम तो अपने भगवान को बिहारी जी कह रहे हैं। राधे राधे रटो चले जाएंगे, बिहारी बोल रहे हैं ना हम तो। और बिहारी इसी कारण हर जगह चले गए। हमें तो तुम लोगों ने बुलाया। ये बढ़िया था, ये बढ़िया वाला है। तो अब इसमें ना 2-3 चीजें जो हमें, जिसके ऊपर और चर्चा होनी चाहिए, पहले हुई है पर फिर से होनी चाहिए क्योंकि मुद्दा वही है। एक चीज ये कि अभी आपने जब शुरुआत की थी बोलने की, जब ये पॉडकास्ट शुरू ही हुआ था, उसमें आपने एक लाइन बोली थी कि कास्ट बदलने का प्रोविजन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ये जो लाइन थी ना,
अंग्रेजों ने इसी बात से शुरू करता हूं। अंग्रेजों ने ना 1871 में सबसे पहली बार ये जनगणना शुरू करी थी, है ना। अब उसमें 1871 से 1901 आते आते हर बार क्या होता, हर 10 साल में होती जनगणना, हर बार क्या होता कि कई सारे लोग जो पिछली जनगणना में इस जाति के थे अगली जनगणना में इस जाति के हो गए, फिर उसके अगली जनगणना में वही लोग किसी और जाति के हो गए। और ये वहां जो कमिश्नर था उसकी वर्डिंग है कि भारत पता नहीं कैसा अजीब सा देश है, यहाँ पे एक जाति का आदमी एक साल में ये होता है, अगले साल में कुछ और हो जाता है, अगली जनगणना में कुछ और ही मिल जाता है। तो ये यहाँ पे होता रहता था। फ्लूइडिटी मतलब बेसिकली आप गांव बदलते ही आपका पेशा, आपकी जाति वो इजीली बदल सकते हैं। और थोड़ा सा लिविंग स्टेटस बदलते ही। सरनेम भी अंग्रेज के बाद आया है। राइट वो पता नहीं है ये बात। सच बात। ये चीज अभी शशि थरूर ने भी मानी है कि आप गांव बदल लो, आप अपनी जगह से थोड़ी सी दूर चले जाओ, आपका पेशा बदल गया, आप जो है आपकी कास्ट बदल गई। ये शशि थरूर भी मानता है इस चीज को। अच्छा, आप कभी ये सोचो जरा कि आप गुरु नानक को गुरु नानक ही बोलते हो ना, गुरु नानक बेदी तो नहीं बोलते। सही बात है ना भाई। अब राम जी के आगे क्या लगा हुआ था? संत रविदास ही बोलते हो। राम प्रताप सिंह कर दो राम जी को। वही करते है ना, वही कृष्ण यादव। लिख दो, लिखने वाला लिखता है ना, कृष्ण वासुदेव यादव। अरे भाई, वो कृष्ण ने कभी खुद ने नहीं बोला होगा, तुम बोल अर्जुन को अपना सरनेम पता है? अर्जुन का क्या सरनेम था? नहीं पता। ये तो आज के लोगों ने बताया। हम तो कौन बोल रहे हैं अर्जुन? आपको पता है? आपको पता है आइसलैंड एक ऐसा देश है जहां आज भी लोग अपना सरनेम नहीं यूज करते हैं। तो आइसलैंड में ऐसा ही है। बहुत ठंड होगी, पहुंचे नहीं होंगे। अंग्रेजों ने लॉ बनाया था कि आप जब जनगणना हो रही है तो ये फॉर्म भरोगे या जो भी चीज हो रही होगी उस टाइम पे, तो आपको सरनेम बताना पड़ेगा। लोगों को पता ही नहीं सरनेम क्या है। तो अंग्रेजों ने खुद बताया कि तुम ये हो, तुम ये काम करते हो, तो ये सरनेम तुम्हारा, ये सरनेम तुम्हारा। या जैसे यादव है, कंट्रोवर्शियल बात हो सकती है पर ये इसके फैक्ट्स मिल जाएंगे। यादव जो था, आज से बहुत टाइम पहले यादव नाम का कोई सरनेम नहीं हुआ करता था, अहीर होते थे। तो अहीरों ने, गोपियों ने, इन और ऐसी एक दो और थी, तो उन सब ने मिलके यादव एक सरनेम बनाया। भाई कुछ टाइम पहले गुर्जर नहीं होता था, गुज्जर होता था। गुज्जर से पहले गोचर होता था। हमारे यहाँ रामपुर में ना गोचर महाविद्यालय है, और गोचर महाविद्यालय मतलब वो बहुत पुराना है, और गोचर वही होते थे जो आज हम अपने आप को गुर्जर लिख रहे हैं। तो ये भी डेवलप होते चले गए हैं, बहुत सारी चीजें चराने वाले हो गए। हाँ बिल्कुल, गौरक्षक भी थे। तो यही था, मतलब यादव अंग्रेजों के आने के बाद बना। यादव जो सरनेम है, उससे पहले अहीर थे। अभी भी आप हर एक यादव से पूछ लो, वो मैक्सिमम यही कहते हैं हम तो अहीर हैं उसमें। लेकिन यादव में 4 कम्युनिटीज आती हैं। एक गोपी है, एक ये है अहीर है, और 2 हैं कोई। यादव एक कंबाइन हो गया उन सबका। तो सबने यादव बना लिया, ठीक है। अब इसी में फिर एक नेजल थ्योरी आ जाती है, नाक वाला। वो तो खैर इन्होंने क्या किया है, वो पश्चिमी बंगाल की साइड में और बिहार की साइड में इसका अधिक प्रयोग किया था। किसकी चौड़ी नाक है, किसकी लंबी नाक है, अंग्रेजों की तरह की पैनी नाक है। अंग्रेजों की तरीके की नाक होगी, उसका रेशो निकाला जाएगा, फॉर्मूले में डाला जाएगा। अंग्रेजों की तरीके की अगर नाक आई तो आप ऊंची जाति, आपको जाति नहीं पता। और हर एक जाति, अंग्रेजों का रूल था, हर एक जाति दूसरी जाति से थोड़ी बहुत ऊपर तो होगी ही होगी। जाट यादव से थोड़ा सा ऊपर है तो है। ये अंग्रेजों ने रूल बनाया, ये अंग्रेजों ने रूल बनाया, हमारा नहीं था ये ऐसा कुछ। पुस्तक है निकोलस टिक्स की, एक पुस्तक है कास्ट को लेकर। तो उसमें सारी चीजें उसमें बताई हैं कि कैसे कास्ट डिसाइड हुई। हाँ, कैसे कास्ट बेसिकली इस फॉर्म में आई जैसे आज है, ठीक है। और पहले क्या, अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल भी भैया कुछ गलती हमसे हुई नहीं है इतिहास में, ऐसा तो मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन जिस फॉर्म में आज है वो भी अब बहुत बेटर फॉर्म है, जैसा हमने बचपन में देखा है। ये आगे फिर और ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। और हम ही आप जैसे लोग ठीक करेंगे। बिल्कुल। अंबेडकर की एक स्टेटमेंट है। अंबेडकर क्या कहते हैं कि
भक्ति काल में इतने बड़े बड़े राइटर्स आए, इतने बड़े बड़े राइटर्स, उन्होंने इतना कुछ लिखा, लेकिन कभी जातीय उसके बारे में, संरचना के बारे में, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में नहीं लिखा। अंबेडकर ने अपनी जो पुस्तक है, या तो वो राइटर्स फुद्दू थे या फिर इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन था ही नहीं। अंबेडकर ने जो अपनी पुस्तक है ना हुवर शूद्रास, उसमें उसने ये भी लिखा है कि जो पहले सिर्फ 3 वर्ण हुआ करते थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, नहीं, हाँ भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और जो शूद्र थे ना वो भी राजा ही थे। हाँ, तो चमरवंश क्या था? नहीं यार, वो बहुत आगे की बात है, 11th सेंचुरी की आप बात कर रहे हो। अच्छा। मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, पौराणिक काल की। तो अच्छा, जब जो कहानियों में मिलती हैं, महाभारत, रामायण और ये सारी चीजों में जो चीजें मिलती हैं उनके, और भी पुरानी चीजों में, निषाद राज, तो नहीं वो भी अलग कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली ये भी बहुत बड़े बड़े राजा हुआ करते थे। जो शूद्र जिनको आज हम बोल रहे हैं वो राजा हुआ करते थे, और वो भी बहुत बड़े बड़े और बहुत पावरफुल। अब उसमें क्या हुआ कि जैसे कुछ राजा जो थे वो यज्ञ वगैरह जो है उसमें बाधा नहीं डालते थे, वो उसका साथ देते थे, उसको उसका संरक्षण करते थे। लेकिन जो ये कुछ बिगड़ैल राजा आ गए, पतित हो गए, हाँ, उन्होंने यज्ञ में मांस डालना शुरू कर दिया, ये वो ये वाली वृत्ति, हाँ, और वो जो ब्राह्मण यज्ञ करा रहा है या ऋषि यज्ञ करा रहा है, तो उनके साथ वैमनस्य और वैर बढ़ता गया। तो इन्होंने फिर क्या किया कि हम तुम्हारा आज से जो क्या बोलते हैं उसे, नहीं वो कौन सा संस्कार बोलते हैं, जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत, हम आपके साथ अब वो नाता तोड़ रहे हैं, हम नहीं करेंगे आपके साथ। धीरे धीरे एक तरीके से ये बॉयकॉट होने लगा, और धीरे धीरे ये चीजें आगे बढ़ गई। फिर इसमें 2 और चीजें, एक क्षत्रिय गुरु थे, विश्वामित्र क्षत्रिय थे क्या? हाँ, और एक और थे उनके समकालीन, उन्हीं के समकालीन, उन दोनों के बीच, हाँ, दोनों में थी शत्रुता, उनकी गाय चुरा ले गए थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र ही उनकी गाय लेके कामधेनु गाय। तो इन दोनों की शत्रुता थी, इनसे भी कुछ स्टोरी निकलती है। तो मैंने, बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है वो, मतलब मुझे ऐसा लगा नहीं कि अंबेडकर ने किसी वेंडेटा या किसी उस तरीके का यूज करते हुए उसे लिखा है। जो साक्ष्य प्रमाण उन्हें मिलते गए उसके हिसाब से लिखा था। मैं देख नहीं पाया उसमें कुछ ज्यादा वेंडेटा वगैरह, जो चीजें ठीक लग रही थी उस हिसाब से वो लिखता है। सब उनके लेटर स्टेजेस में, वो लेटर स्टेजेस में इसलिए भी आए क्योंकि उस वक्त उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस बढ़ गई थी, कांग्रेस उनको वो दे नहीं रही। मुझे क्या लगता है कि अंबेडकर को हो सकता है उनके जीवन काल में उतनी ख्याति नहीं मिलती, लेकिन यदि वो इतने विशेष नहीं होते लेटर स्टेजेस में पॉलिटिकल मतलब आइडेंटिटी के लिए और उस इनसिक्योरिटी के कारण, तो अभी सही में उसको फिलोसोफर की तरह ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल, और उसकी फिलोसफी नहीं पढ़ी जाती है बाद में जो विश्व मन किया है, केवल उसके कारण से। मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ? मुझे लगता है कि यार इससे मतलब ही नहीं कि तुमने क्या लिखा नहीं लिखा, या मार्क्स क्या लिखा नहीं लिखा, उससे मतलब मार्क्सवादी अभी क्या कर रहा है, मुझे उससे लेना देना है। अंबेडकराइट अभी तुम्हारे नाम पे क्या कर रहा है, मुझे उससे लेना। तुम्हारी फिलॉसफी मैं तब पढ़ूंगा, मैं चारवाक को या अन्य ऋषियों को मैं तब पढ़ता हूं जब वो अभी भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने जो कहा अभी भी अप्लाई होता है। भगवान बुद्ध का भी, बुद्ध के भी संवाद है अपने शिष्यों से, अभी भी वो सारी चीजें आप अपने जीवन में उतार सकते हो। सही बात है। लेकिन अंबेडकराइट जो बन के घूम रहे हैं और ये जो मार्क्सिस्ट बन के घूम रहे हैं, उन्होंने तो भाई बंटाधार कर दिया। सही बात है। रादर अगर मार्क्स की थ्योरी को उठा के देखोगे तो आपको बहुत सारी, मतलब हर एक थ्योरी तो किसी की भी अच्छी नहीं होती, पर बहुत सारी थ्योरीज आपको प्रासंगिक लगती हैं कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा बोला गया है। आप अगर उसको आइडलाइज कर लोगे, उसको भगवान ही बना दोगे, ये तो कुछ गलत ही नहीं बोल सकते। एक्चुअली में क्या है ना, वो सारी जिंदगी भगवानों का, देवताओं का, इनका सबका विरोध करता चला गया अंबेडकर, और उसको भगवान बना दिया गया। देखो यार, मैं पर्सनली कहूँ, अगर वो पर्सनली अपनी लाइफ में जो है, जिस पेड़ के नीचे नमाज पढ़ते थे, उन्होंने बोला था मेरे मरने के बाद कटवा देना, ताकि इसको कोई जो है, क्योंकि उनका ये था ना कि भाई अल्लाह कहीं पे भी है, ठीक है, तुम कहीं से भी नमाज पढ़ सकते हो। अब जो है वो जहां जहां गए, उन्होंने जीवन में जो जो किया,
उसी को आइडियल मान के कि 600 ईस्वी में जो चल रहा था वही हम करना। आज भी वही फॉलो करेंगे। केरला में गांव है वो 600 ईस्वी वाला बना दिया उसका पूरा मॉडल, कोई सड़क नहीं है, कोई फोन नहीं है, इस तरीके से रेत बना डाल दिया, खजूर डाल दिए वहाँ। नहीं, मोहम्मद बिन सलमान सही कर रहा है, टॉयलेट बना दे रहा है नहीं, तो फोड़ फाड़ वो के। एक्चुअल में टेनेट्स को फॉलो कर रहा है ना हाँ, मोहम्मद के। बिल्कुल। नहीं, वास्तविकता तो वही है, ऐसा ही होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा था, मस्जिद भाई मस्जिद कोई ये ये नहीं सब चाहते, मत उसने करना कहा भाई, कि मुझे पूजा मत करने लगना। हाँ। मैं जिंदगी भर उसी का विरोध करता रहा हूँ, हाँ। लेकिन लोग और आज देख लो, हाँ। दान पेटी भगवान- रखती है और भगवान बना भगवान दिया बुद्ध गया। बोलते हैं। उसके हाँ। फेरे ले आते हैं अम्बेडकर को, और उसको बराबर बराबर बैठा करके दाएं बाएं उनके फेरे लेते हैं, उनकी शपथ होती है। अरे एक तो मैंने देखा गैस चूल्हा जला के, अच्छा नहीं वो तो 2 लेस्बियन थी बिहार की। हाँ, हाँ। उसने गैस चूल्हा जला के बोला कि हम चलो हम ये कर लेते हैं। प्यार व्यार जो चल रहा है अपना बढ़िया। तो अब इसमें ना जो सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है ना वो ये आ जाती है कि ये जब बाहर की दुनिया में ऑलरेडी था, और अगर कोई इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन होती तो वो बाहर वाला लॉ उस बच्चे पे लग जाता, बात खत्म हो जाती। अभी आपने यूनिवर्सिटी के अंदर एक डर का माहौल बना दिया है कि बच्चा अब किसी से बोलने में डरेगा। हाँ। और ये जो हम सब कॉलेजेस से, मैं 2 कॉलेजेस में पढ़ा हूँ, स्कूल में पढ़ा हूँ, मैंने आज तक कोई इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन देखी ही नहीं। मतलब मैंने नहीं देखा कि कोई लड़का किसी को जातीय कमेंट कर रहा है। मैं भी, आप एक बात मेरे बताओ। क्लास में 30 बच्चे थे और मुझे पता ही नहीं है कि उसमें कौन किस हाँ हाँ, जाति ये का था भाई। बेकार की बातें हैं क्योंकि ये। ये हम बुलशिट लोग- है, हमें इंटरेस्ट नहीं है वो हम जाति लोग भाई में। साथ में बैठ के खाना खाते थे, अगर हाँ। पता भी होता तो साथ हाँ। में बैठ के खाना सही खा रहे बात है, होते सभी थे। खा रहे हैं। 26 हाँ, साल के एक बाद ही मेरे मैच में एक का- दोस्त का फोन आया, बोला मैं दिल्ली आऊंगा। मैंने कहा यार मैं तो यहाँ घर पे आया हुआ हूँ अभी। तो वो बोला चल ठीक है, मैं वहाँ अजीत के यहाँ पे रहूंगा। मैंने कहा कौन अजीत? उसने अब क्योंकि वो भी गांव में रह रहा है तो उसने एकदम से बोला फलानी जात वाला वो जो था ना लड़का। मैंने कहा उसकी फलानी जात थी, मुझे तो नहीं पता था। मतलब उसने एकदम से बोल दिया बीप कर देना भाई। बोला अजीत लौंडा था जो मौसू काम का रहने वाला। अरे मैंने कहा यार मुझे तो ये भी नहीं पता भाई क्या था। हाँ, तो अच्छा, और देखो कॉलेज टाइम तक या जब हम स्ट्रगल में थे तब तक भी जब हम पढ़े हैं ना, हमने किसी की जाति नहीं पूछी। लेकिन हाँ। जिस तरीके का ये अब विश्वमन हो रहा है, मैं अपने जो साथ चलने वाले लोग हैं ना, और किसी से बातचीत भी करनी होती है तो मैंने कहा उस क्या है, उसका सरनेम क्या है, पूछ लेता हूँ भाई, पूछवा लो कि आप- किसी से दोस्ती आप करनी है, एक्चुअल बैठना है में तो पूछोगे एडिटर उसे। हायर करना हो, हाँ। आप जब इस तरह के लॉज आ जाते बोलते भाई नहीं भाई, लॉस बिल्कुल क्या? बिल्कुल दूर रहो बिल्कुल। भाई, आपको नहीं चाहिए। अब होगा, आप देखो अब कंपनीज में बहुत अब इम्पोर्टेंट बढ़ेगा ये। सपोज करो कंपनी में कोई, मैं एक सर्टेन जाति से हूँ, मैं जाता हूँ और वहां पे इंटरव्यू देता हूँ, वो कहता है यार ये तो इस जाति का लड़का है, इसको अगर रख लिया और किसी ने हाँ। इस पे स्लर मार दिया हाँ। तो हमारी कंपनी का तो बहुत नाम खराब हो नुकसान जाएगा। है। इसको लूं या या ना ना लूं, हाँ। क्या करना चाहिए? और तो- छोड़ो नहीं तो पुलिस इसी के लिए तो मोदी जी प्राइवेट में रिजर्वेशन लेके आएंगे ना कि लेना तो पड़ेगा जी। पुलिस लग गया एक दलित, उसने क्या करा, वो ब्राह्मण था कोई और बोला कि इसके मुंह पे जूते मारो। पुलिस ने ये बात कही। और कई जगह पे ऐसा आ चुका है कि इसका सरनेम ब्राह्मण पता लग गया कि मारो इसको, या फिर उसको जबरदस्ती लगाओ। एक पुलिस वाला था लड़की को बोल रहा कि या तो तू मेरे साथ में संबंध बना और नहीं तो मैं तेरे ऊपर SST एक्ट लगा दूंगा। ये सब भी इस है। तरीके की चीजें हो रही हैं। अब जो हमारे दादे परदादे के टाइम पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो हमें कहते थे कि 2 लाठी दूर बैठना चाहिए। अब हम कहेंगे यार परदादा ठीक कहता, 2 लाठी दूर रहो। 2 नहीं साला लाठी ऐसे- नहीं, तुम हमारे घर में मत आओ भाई, हाँ। दूर रहो। हम और क्या नाम तुमसे जो है, इंटरेक्ट एक्ट ही लगा देगा। नहीं करना है हमें तुमसे। अब ये चीजें हाँ तो दोबारा ये आएंगी। आप पैदा कर रहे हो ना पैदा ऐसी कर रहे हो। सिचुएशंस को। और हमारे बीच में तो नहीं था ये। हाँ, नहीं था, जो नहीं मानता था इन सब चीजों आप को, उनको मनवा दो। मजबूर हो भाई जाएगा वो। और देखो कौन ला रहा है इस चीज को, जो हिंदुत्व की राजनीति करके शासन में बैठे। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी इस पे खुश होगा कि देखा मैंने इनको हाँ, कर दिया। Force कर जातिगत दिया। आधारित राजनीति करने के लिए दबाव Force डाला, कर दिया। घुटनों को ला इनफैक्ट दिया। कांग्रेस का आप देखो इतिहास, कुछ कुछ चीजों में इतनी स्पष्टता थी कांग्रेस को। नेहरू ने कहा था रिजर्वेशन जो है एफिशिएंसी बर्बाद करता है, बहुत बेकार चीज हाँ है। सही, राजीव गांधी ने ओबीसी को लेके बोला था ये देश के हित में घातक है, बिल्कुल। उसने विरोध किया था। ये मंडल कमीशन और ये सारा कुछ जो ओबीसी वाला ये सब आया था। और अब ये लोग जब स्वयं सत्ता में रहे, इन लोगों ने कुछ इस तरह का नहीं किया। कांग्रेस ने SC/ST एक्ट में प्रोविजंस नहीं जोड़े, बात करते रहे दलितों की। कांग्रेस का यही है ना, हम दलितों की बात करेंगे, मुस्लिम उनके लिए करेंगे कुछ नहीं। करेंगे कुछ नहीं। मोदी जी का 2 लेवल पे चल रहा है और भाजपा का, कि हमें चूरन दिया जाएगा कि एक हैं तो सेफ हैं, बांटोगे तो कटोगे। और इधर है कि भाई इनको बांटो तभी तो वोट आएंगे।
और ये मुझे लगता है एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है, क्योंकि वोट तो तुम्हें मुसलमान नहीं दे रहा है, चाहे तुम कितना भी ये कर लो कि नहीं नहीं हम तो आपकी 13% पॉपुलेशन है, हम आपको 34% जो है फंड दे रहे हैं, 34% स्कॉलरशिप आपको मिल रहा है, तुम सब कुछ करके बैठ जाओ, नहीं देगी वोट। और अजीत भाई वो नहीं मिलने वाला है यार सिंपल सी बात है भाई, देखो, अजीत भाई आज वो का जनता नहीं देगी वोट। दलित भी ये नहीं चाहता कि मुझे ऐसा एक्ट मिल जाए कि मतलब जो मैं भस्मासुर बन जाऊं, हाँ, कि जिसपे सिर पर बस यही काम रह गया क्या उसको भी, या मुझे बस हर जगह रिजर्वेशन ही चाहिए। भाई कुछ मूलभूत तरीके से काम करो, फैक्ट्री लगा रहे हो, काम दे रहे हो, या उनको पढ़ाने के लिए मान लेते हैं कि भाई उनके लिए कोचिंग सेंटर बना दो, जो बिल्कुल निचले तबके का है उसको पकड़ कर लाओ। क्यों उदित राज की ही या टीना टावी की ही जो जनरेशन है केवल उन्हीं को सब मिले, नीचे से भी पकड़ करके लेके आओ। आर्थिक के लिए मैं फिर एक बात बताता हूँ, मुद्रा लोन में आप करो ना व्यवस्था, करो व्यवस्था, उनके लिए 0 कोलेटरल पे करो, और वो बहुत सक्सेसफुल मॉडल है आपका। बिल्कुल। आप क्या कर रहे हो, इफेक्टिवली कॉलेज के बच्चों का जीवन जो है नष्ट कर रहे हो, नरक कर रहे हो। इनको आगे कोई जो 90s में क्या हुआ था, जब ये ओबीसी देखना- आरक्षण की बात आई थी ना, तो जनरल्स ने बहुत अपने बच्चों को अपने शरीर में आग लगा ली थी, हाँ। और वैमनस्य वहां बढ़ा था जहां राजपूत जाट दोस्त हुआ करते थे, वहां पे दुश्मन बन गए एकदम से। इसके ऊपर एक उसकी सन्नी कौशल की एक मूवी भी आई है, विकी कौशल का भाई है सन्नी कौशल, उसकी एक मूवी भी आई है, उसमें दिखाया गया 90s में क्या हुआ था जब रिजर्वेशन आया था। ये चीजें दोबारा पैदा हो जाएंगी भाई। लेकिन भाई वही साहब है। आप एक बात ये बताओ कि ब्राह्मण मतलब कॉलेजेस में लड़ाइयां होना कितना कॉमन है, बहुत कॉमन सी बात है। लड़की है, हाँ। इससे इसको भी प्यार है, इसको भी प्यार है, हाँ। दोनों के बीच में गुथाई होगी। हाँ। जैसे सांड लड़ते हैं गाय के लिए, हाँ। वैसे लड़के हो भी जाता- लड़ते हो हैं जाता ऐसा, और ये बहुत कॉमन सी बात है हाँ। ना। अब सपोज करो इसमें एक दलित है, एक ब्राह्मण है, हाँ। दोनों ने लड़ाई हुई, हाँ। दोनों ने एक दूसरे को मारा। हाँ। उसके बाद ब्राह्मण की जिंदगी हो गई खराब कि भैया बर्बाद। इसने तो लगा दिया उस पे SC/ST एक्ट, या इसने लगा दिया उसके ऊपर वो स्क्वाड को जाके बोल दिया, बिल्कुल बात खत्म हो गई। हाँ। अब ब्राह्मण का पूरा जीवन वो हो गया, एक केस लग गया, विष्णु तिवारी बन गया सरकारी उसका। नौकरी हो गया आपका। हो गया विष्णु बात भाई खत्म वो कर सारी दिया चीजों में देखा जाता है, जब आप जॉब के लिए जाते हो ये सारी चीजें मैटर करती हैं, देखी जाती हैं। हाँ। तो एनीवेज मुझे नहीं पता इनको क्या दिख रहा है इस चीज में, बट कुछ नहीं है, ये राहुल बैकफायर घातक- करेगा। हाँ, बहुत राहुल घातक- भयंकर बैकफायर। इनको अपने लेवल पर घसीट रहा है और वहां लाके मारेगा इनको, और कुछ नहीं है। अब मुझे नहीं लगता ये इनको टॉप लेवल को पता भी होगी ये चीज के। हाँ, यूजीसी में किसी बैठे बाबू ने चला दी है कलम नहीं अपनी। ये नीचे लेवल मुझे मंडल टाइप के लोग जो है ना करवाते हैं ये नंबर स्कोर करने के लिए। और फिर अब जब इसी पे चर्चा कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया है, हाँ। एक तो ऐसे निकम्मे लोगों को मंत्रालय दिया जाता है, अनपढ़ गंवार टाइप के लोग, गंवार ही है, पता नहीं मुझे कौन सी डिग्री है उसके पास, और या क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है वो भाजपा में, उसके क्या पेट्रोलियम मिनिस्टर था, क्या उखाड़ लिया उसने, उसके बाद कोई अब उसको जो MMSM ह्यूमन रिसोर्स और एजुकेशन का दे दिया, उसमें बोला नहीं नहीं ये तो पहले से चल रहा था। अबे तुम्हें क्यों चुना है हमने, सही बात, सही करो। तुम्हें वोट क्यों दिया गया है कि यही पहले जो कांग्रेस के टाइम में वोकिज्म जो है चल रहा था, वोकिज्म कांग्रेस के टाइम का है भी नहीं, हाँ। ये प्रॉपर आपके टाइम में हुआ है, आपके यहाँ आपको पता नहीं चल रहा है। अभी वही संक्रांत सानू गए थे बुक फेयर में, उन्हें वो किताब दिख के कह रहे ये क्या चल रहा है टीचर्स मैनुअल में। अब कोई बंदा उसको खंगालेगा और हमें दिखाएगा, लेकिन वो जेंडर वंडर पे जो चल रहा है भाई, ये तो वही वो डॉक्टर वर्मा जो है वहां बैठ के बोल रहे हैं, कैन मैन गेट प्रेग्नेंट, डोंट थिंक दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बाइनरी, इसमें हाँ या ना में जवाब नहीं बोले। ये क्या है भाई, यू आर डूइंग पॉलिटिक्स। हाँ आप विक्टिम खेलने, मतलब तुम ही पॉलिटिक्स कर रहे हो। चक्कर क्या है ना, जो एक ना बहुत बढ़िया कोट था कि जो साला खुद क्रिमिनल होता है ना, वो सबसे बढ़िया विक्टिम खेलता है। हाँ सबसे बढ़िया विक्टिम वही खेलता है, और ये जो है ना, ये सबसे बढ़िया विक्टिम यही लोग खेल रहे हैं। क्योंकि वो तैयार होता है ना, उसे अंदर से पता होता है मैं क्रिमिनल एक हूँ, चीज, हाँ, एक तो वो चीज हो तैयार जाता होता है उस चीज के लिए कि भाई मुझे यही तरीका है सबका विक्टिम काउंटर खेलना। है। अभी यूएस में सबसे पूरा इलेक्शन आपका इस सबसे बड़े मुद्दों में से एक था ये। हाँ, पूरा racism और इलेक्शन, जेंडर ये सब इसने पूरे इलेक्शन को मोड़ दिया। हाँ मोड़ दिया, हाँ, ठीक है। देखो आप। और ट्रम्प ने आते ही सबसे पहला काम क्या किया, इसको निरस्त कर दिया। हाँ अब आप क्या कर रहे हो, वो चीजें वेस्ट के झूठन को आप यहाँ लाने के, और वो ऐसा झूठन
जो वेस्ट खुद निकालने की सोच रहा है। सोच नहीं हो गया, इंडिया अब डंप कहीं पे भी DEI हायरिंग ये सब नहीं हो रही वेस्ट में, सब कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए कि बकलोली था भाई। एग्जैक्टली। अभी इसमें क्या ना, जब ये वेस्ट में बाइडेन की सरकार थी तो ये अभीश नाम है इसका, AIB वाले का क्या नाम था वो जो अभीश मैथ्यू और एक दो जने और ऐसी कॉमेडियन मिलके मुंबई के एक बड़े स्कूल में जाते हैं, वहां पे छोटे बच्चों को कहते हैं कि ये कार्टून फिल्म देखो। उस कार्टून फिल्म में होता है कि जेंडर जो है वो बाद में, सेक्स जो है वो डॉक्टर बताता है कौन सा सेक्स है आपका, जेंडर जो है वो हम खुद डिसाइड करते हैं। हमें पता नहीं होता शुरुआत में कि हम कौन से जेंडर के हैं, तो वो इवेंचुअली जाके बड़े होके हम डिसाइड करेंगे कि हम मेल हैं, फीमेल हैं, या हम नॉन बाइनरी हैं। दाढ़ी वाली फीमेल इसमें ना, और आप देख रहे हो बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में इसी तरीके की आने भी शुरू हो गई है। एक को तो नेटफ्लिक्स ने पता नहीं कितने परोसे ऐसे सीरियल ऐसे वो। अब इसमें जो सबसे खतरनाक चीज है वो है कि अभी 2 घंटे के लिए मैं मेल हूं, जब मैं 2 घंटे के लिए मेल हूं तो मैं मेल टॉयलेट में जा रहा हूं, फिर मेरा अब मन कर रहा है कि मैं अभी फीमेल बन जाता हूँ, तो मैं अगले 2 घंटे के लिए फीमेल हूँ, मैं फीमेल टॉयलेट में जा रहा हूँ। और ऐसे वेस्ट में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। ऐसी एक केस आया था जिसमें एक मेल अपने आप को फीमेल सोचते हुए फीमेल टॉयलेट में गया और वहां पर उसने रेप कर दिया। ये प्रॉब्लम, यूएस का केस है। मैं वही तो कह रहा हूँ, इसमें एक एग्जांपल और जो है। भगवान ने तुम्हें दे रखा है वो तो एक्टिवेट हो जाएगा भाई अंदर जाते ही। इसमें ना एक एग्जांपल और है, और इस चीज को किस तरीके से यूज किया गया। एक पति था, उसका डाइवोर्स होना था, 3 बच्चे थे उसके, ठीक है, डाइवोर्स होना था, और उसके बाद एलिमनी लेने के लिए लड़की आई कि एलिमनी चाहिए मुझे, तो अब लड़के ने कह दिया मैं तो लड़की हूँ, तो मैं क्यों दूं? ये देखिए वहां पे केस फंस गया लाला। अब रेप करने के बाद कोई कह दे मैं तो लड़की हूँ, हाँ, तो हमें तो फील ही नहीं आती, मेरे में तो फीलिंग ही नहीं है लड़कों वाली। यही हुआ, तो पाप बढ़ जाएगा ऐसे तो। यही हुआ, वो फीमेल टॉयलेट में गया इसलिए क्योंकि वो लड़की फील कर रहा था उस समय, और वहां पे जाके उसने रेप कर दिया क्योंकि वहां लड़का बन गया। तो ये बहुत असाधारण प्रॉब्लम है जैसे, और ये प्रॉब्लम क्रिएट की गई ना, ये नेचुरल नहीं है। और ये केवल यहाँ तक सीमित नहीं है, मेघनाथ नागपाश मारे ना तब भी नहीं मिटेगी ऐसी प्रॉब्लम। ये इसमें और आगे है, एक चीज आती है ट्रांसएबल्ड। ट्रांसएबल्ड का मतलब है आज मैं अंधा फील कर रहा हूँ, जैसे दुग्गल साहब को कहा आज मैं अंधा फील कर रहा हूँ, तो आज आप सबको मुझे अंधा मानना पड़ेगा क्योंकि मैं फील कर रहा हूँ। वो उससे भी आगे कनाडा में ये रूल आ गया था। हाँ, लोग आप यदि मिसजेंडरिंग कर दोगे, प्रोनाउन आप गलत यूज कर रहे हो किसी के लिए, आपको जेल हो जाएगी। तो सबटाइटल लेके यहाँ घूमो ना, माथे पे लिखो, अब लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग कर रहे हैं कि अपना, मैं आज थोड़ा मतलब हाथ से, मेरा हाथ नहीं है, मेरे को आज ये फील हो रहा है, तो हाथ कटवा ले रहे हैं लोग, कटवा ही ले रहे हैं, जीभ कटवा लिया, उस टाइप का भी चल। खैर ये विषयांतर हो गया, ये बहुत ज्यादा उधर चला गया। मानसिक रोग है। किर्क ने ये बोला था कि अगर कोई बच्चा 8 साल की उम्र में कह रहा है कि मतलब मैं जेंडर, मेरा जो जेंडर है ना वो सही नहीं है, तो उसकी माँ में प्रॉब्लम है। उसकी माँ उस तरीके की, यानी कि उसकी अपब्रिंगिंग उस तरीके की हो रही है। मैंने देखा एक 6 महीने का बच्चा, उसकी माँ 6 महीने के लड़के के लिए कह रही है माय सन इज अ गे। तुझे कैसे पता? तुझे कैसे? ये तो उसको डिसाइड करना था ना, तुम्हारे हिसाब से नहीं होता डिसाइड। और 6 महीने में कैसे डिसाइड कर लोगे? सही बात है। नहीं, वही वो अपना सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन जो है ना बच्चों के माध्यम से इस तरह से यूएस में प्राइड परेड में बच्चों को लेके चल रहे हैं, बच्चियों को ले जा रहे हो, साला 2 साल 3 साल की। बिल्कुल शाहीन बाग में छोटी छोटी लड़कियों को हिजाब में करके कह रहे हो कि ये इसकी विल है, जबकि मार पीट के जबरदस्ती ला रहे हो। तो ये सारी चीजें मानसिक रोग हैं, ये सभ्य समाज के लिए उपयुक्त नहीं है। और जो फिर हम वापस नीट पीजी वाला जो हो रहा है -40, और ये नीट पीजी, हाँ बताओ, बहुत सारे इस तरह के कुकृत्य हो चुके हैं देश में। एक जुड़ गया है उसमें -40 पे। कोर्ट्स ने ये अलाउ किया है, बोला कि आपको सीट तो भरना ही पड़ेगा, कट ऑफ चाहे जो भी जाए, आपको सीट भरना ही पड़ेगा, इसी सामाजिक न्याय आएगा। और ऐसी जगहों पे
जहाँ पे आप डॉक्टर बन रहे हो या आप शिक्षक बन रहे हो, इस तरह की चीज जिससे दूसरों का जीवन बहुत स्पष्ट टर्म्स में प्रभावित होता है। हमको इससे मतलब नहीं है कि अरे वो तो डॉक्टर बन ही नहीं पाएगा। भाई तुम उस पे रिसोर्स स्पेंड कर रहे हो -40 वाले पे, है ना, या शिक्षक बना दिया किसी को तुमने जिसको मैथ्स में -9 नंबर आए हैं, उस तरह में उसको तुमने शिक्षक बना दिया, वो पढ़ाएगा क्या जा करके। बिल्कुल अजीत भाई, सबको खड़े होकर एक बात उठानी चाहिए कि देखो ये जितना भी कुछ चल रहा है जो हमने आज डिस्कस किया है, ये पृथ्वी को नष्ट करने का एक आसान उपाय है, लेकिन मेरे पास इससे भी आसान है। अणुबम ना इकट्ठे कर लो एक जगह और उसकी ना डार बना लो पृथ्वी के चारों तरफ को, यूं बिल्कुल पर अणुबम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, सारे सब, और एक साथ बटन दबा दो तो यह धरती इधर की इधर फट जाएगी, इधर इधर फट जाएगा, सब नष्ट हो जाएंगे। मुझे लगा कि आप एक तरफ जो है उसको रखेंगे, एक तरफ उस साइड। ना ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं, फिर जीना बर्बाद, मतलब सब कुछ नष्ट कर दो। मतलब आप ये जो हमने आज जिक्र करा है, मैं दोबारा क्यों रिपीट करूं, ये है कि इस धरती के लोगों को पता ना लगे कि वो मर रहे हैं या वो नष्ट हो जाएंगे, कुछ वर्षों के बाद ये सभ्यता ही नष्ट हो जाएगी। वो ना करके तुम एक काम करो कि एक झटके में जो होता है ना, वो कौन सा है, वो यूं करता है, और थैनोस वाला काम कर दो भाई। ऐसा ना है कि सभ्यताएं नष्ट होते हुए हम अपनी आंखों से देखें। थैनोस ने भी रिजर्वेशन दिया था ना, 50% को ही मारा था उसने। उसने बोला ये ले कोटा सिस्टम चालू नहीं, लेकिन वही बचेंगे। लेकिन अब उसमें ब्राह्मण बचे थे या SC ST ये हमें नहीं पता, ये शोध का विषय है। लेकिन वो नीला था यार, वो पर्पल रंग का था, तो मुझे लगता है अपने लोगों को उसने बचाया होगा। बचेंगे। हाँ, भगवा वाले जाओगे तो भगवा वाले तो उड़ा दिए जाएंगे। उसके बगल में कमल है, उनके बगल में तो वो भी जाएंगे। ये तो पक्के उड़ाएंगे। अरे कमल ही तो कर रहा है ये सब कुछ। कमल का कमाल। 50% भी छोड़ दो यार, पृथ्वी नष्ट कर दो, पूरी तरीके से नष्ट कर दो। नहीं, ये तो सीधा सीधा ऐसा हो गया ना कि भाई सर CM साहब से बोलता है सर बाढ़ आ रही है, तो कहते हैं अच्छा चलो खतरे के निशान से ऊपर तो नहीं गए, नहीं सर खतरे के निशान से ऊपर चले गई है, तो खतरे के निशान को थोड़ा ऊपर अब वही हो रहा है। सीट भरने के लिए आप परसेंटाइल को नीचे कर दो, पता नहीं क्या। चलिए अब इसमें आप ये देखो, मतलब अभी डॉक्टर और शिक्षक के ऊपर तो चर्चा फिर भी हो जाती है, इंजीनियर कोई गलत पुल बना दे ऐसा, फिर क्या होगा? है ना, इंजीनियर के ऊपर तो चर्चा भी नहीं करता कोई। मायावती ने बोला ब्राह्मण्स नीड रिस्पेक्ट, माया लॉन्चेज अपर कास्ट आउटरीच। ये हो क्या रहा है भाई? ओवैसी कह रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे, तुम क्या कर रहे हो? मायावती कह रही है कि भाई ये हो क्या रहा है? और मोदी जी कह रहे हैं कि अच्छा है मैं अंधा हूँ। मोदी जी बढ़िया काला चश्मा लगा करके, भाइयों बहनों बढ़िया है मैं अंधा हूँ, पतंग उड़ा रहे, बहुत बढ़िया पतंग। गुजरात में मकर संक्रांति मनाई गई है अभी, वही IT से ले एक डमरू फेंक के मारेगा, चारों को लगेगा। अरे भोले भोले हो रही है भाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मतलब ठीक है भाई, हर हर महादेव, त्रिपुंड त्रिशूल बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, लेकिन ये क्या कर रहे हो भाई? ये नहीं, जहर खुरानी मत करो यार। देखो यहाँ पे चक्कर ये है कि 5 अच्छे काम कर रहे हो तो 2-3 बुरे भी कर रहे हो, 2-3 बुरे को भी कॉल आउट किया जाएगा, उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। नहीं, मान जाएंगे। भाजपा सब एकदम चुप पड़ा बैठा है कि भाई इसमें कैसे यार काउंटर, इसको मास्टर स्ट्रोक कैसे बनाया जाए। 2-3 दिन सोच करके कुछ लेकर के आएंगे कि यार ये तो कांग्रेस का था, नहीं तो पर कांग्रेस वाला था 15 साल से। नहीं, वो नहीं पूछ सकते ना, मोदी जी काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछना है, अभी भी विपक्ष में ही। हाँ। मोदी जी मैं यूं बताओ, अब देखो हमारे तो 2 करोड़ रुपए भी रुक जाएंगे जो आते हैं हर महीने। हाँ बिल्कुल, इस पॉडकास्ट के बाद तो बिल्कुल रुक ही जाएंगे। हम वो रुकवाने के लिए ही पॉडकास्ट कर रहे हैं दोनों भाई। बिल्कुल, वो देखो लाल रंग का पहन के भी है सफाई आदमी। नहीं, हम तो देखो अंदर बाहर सब सैफरोन स्वीकारेगा नहीं ना, आप मेरे बगल में बैठ गए ना। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तो मार्केट में इतनी इज्जत है संघ और भाजपा वालों के बीच। हमारी डिमांड ये अमित शाह जी से है 1500 करोड़ महीने की। तो हम ये चिल्लड़ों से हम नहीं मानते। आया था मेरे पास मैसेज, दिखाऊंगा अभी। अच्छा, किसी का तो कह रहा ये अजीत भारती जैसे चिरकुट आदमी से तो हमें क्या ही उम्मीद है, पर आप तो ऐसा ना करिए। किस बात पे कह रहा हो? इंदौर वाले पे तो नहीं आया था। नहीं अबे साले जो बात कहने की कही जाएगी ना भाई, उसमें अजीत भारती क्या करेगा, उसमें अंकुर कार्य क्या करेगा, हम क्या करेंगे भाई? आप लोग को अपना माना जाता है भाई, आप लोग भाजपा के अपने लोग।
चलो खैर, अब आते हैं ममता पे। ममता वाला प्रकरण आप लोगों ने ठीक ठाक कवर किया होगा। कवर तो नहीं किया पर हाँ, 7-8 वीडियो फिर भी बना दिए होंगे। अभी तो एक भी नहीं बनाया, तूने भी नहीं बनाया ना? किस पर? अनफिल्टर्ड भी नहीं किया ना? ममता बनर्जी ने जो किया और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कल पेला। अरे बाबा मजा आ गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी सुलगी कब पता है? जब हाई कोर्ट में उसने बवाल काटा तब। हाई कोर्ट को आपने जंतर मंतर बना दिया, तब ये हुआ। और ये पावर होना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है ना कि सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए कि कोर्ट में जो किया वो तो बाद की बात है, तुमने एक सेंट्रल एजेंसी के कार्य में व्यवधान कैसे डाला? कि तुम चीफ मिनिस्टर हो, उससे क्या, तुम हो नागरिक। और प्रशासनिक कार्य में या इस तरह में वो तो क्लियर जो है वो स्कोप ऑफ लॉ में आता है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल। और तुमने केवल व्यवधान नहीं डाला, गाड़ी में भर भर कर पेपर ले गए, तुम फोन ले गए, हार्ड ड्राइव ले गए और खुल्लम खुल्ला वीडियो बना रहे हो। ये फोन मैंने ले लिया है, ये नहीं ले जाने दूंगी, इस तरह से। इस पे क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला सो बोला, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत आशा है नहीं कि कुछ भी होगा। क्या होना है इसको? ये तो अपनी इज्जत सी बचाने के लिए थोड़ा सा उन्होंने कर लिया है। और यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने उत्तर प्रदेश के ऊपर सुओ मोटो लिया था। लेकिन आज ये देख लो कि उस फाइल लेके जब भागी, उसको लेकर हफ्तों से ऊपर हो मेरे ख्याल से उसने नहीं करा। जब तक बवाल नहीं हुआ, जब तक उसे नहीं लगा कि मेरी छवि के ऊपर अब बात आ जाएगी, आज यहाँ कर दिया तो कल हमारे यहाँ भी हो सकता है। जब तक इनको ये नहीं लगेगा कि भैया जितने भी लीडर्स हैं, नेता हैं, ये अपनी पूरी तरीके से जो है ना अनार्की का इस्तेमाल हमारे खिलाफ भी कर सकते हैं, तब तक तो मुंह ही नहीं खुला। नहीं तो आप देख लो भाई, आतंकवादी लेवल के लोग थे जिनके घरों पर बुलडोजर चले, तब क्या कहा, कैसा आप नहीं कर सकते। वो तो योगी जी थे भैया, उन्होंने कहा कि भाई एक्ट हमने बना रखा है ऑलरेडी, और लो हम बना देते हैं। उन्होंने विधानसभा में अपना कर लिया। हाँ, उन्होंने कर लिया था। लेकिन हम कैसे इसको निष्पक्ष मान ले? हम कानून को कोई भी हो, जज हो, कोर्ट हो, कुछ भी हो, हम नहीं निष्पक्ष मान सकते। देखो ये साले मुंह देख कर बात करते हैं। देखो आईपैक के ऊपर अब यहाँ पे इस बात को तो हमें मानना पड़ेगा कि चुनाव सर पे हैं और ईडी ने आईपैक के ऊपर अभी, वो भी बंगाल की आईपैक के ऊपर अभी छापा मारा। पहले भी हो सकता था। ये सब चीजें होती हैं और ये एक एजेंडे के तहत ही होती है। लेकिन यार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं करेगा? वो सही अवसर पे इस तरह से स्ट्राइक करेगी। वही बात वही है। नहीं, पॉइंट ये है ना, आप माइलेज आपको लेना ही है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। लेकिन भाजपा केस में ये होता है, वो केवल माइलेज ही लेती है, कुछ करती नहीं। चिदम्बरम का कुछ नहीं किया, राहुल, सोनिया, प्रियंका, रॉबर्ट वाड्रा का कुछ नहीं किया आज तक, लालू यादव खुला घूम रहा है मेडिकल बेल पे, उसका कुछ नहीं किया। तो इनकी अपनी टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। वो बंदर वाली कहानी है, कुछ कूद में कमी नहीं है ना। हो नहीं रहा, नहीं मिलना कोई दिक्कत नहीं, वो माइलेज मजे न करा दिए तो फिर कहना 150 का माइलेज ले रहे हैं, लेकिन उस पर घूम ही रहे, उतर कहीं रहे। अब उतर का कुछ कर लेंगे। वो बिजनौर में एक कुत्ता नहीं चक्कर मार रहा है आजकल। बस यही सिस्टम है। वो पहले हनुमान जी के मार रहा था। अरे मेंटली वो पागल कुत्ता होगा यार, वो धार्मिक थोड़े हो गया। वही है ना कि हम वही कर रहे हैं कि वो साला टॉयलेट का पानी मदर मैरी के पैर से टपक रहा है और पी रहे हैं साले। वो थी सूसू, बाथरूम का। हाँ खैर, तो उसमें नहीं, ऐसा भी नहीं है कि मतलब हमारा कुत्ता था, वो मंगलवार को व्रत रखता था भाई साहब, उसके सामने दूध रख दो, दूध भी नहीं पीता था। ठीक है, पर वो अब वो धार्मिक कारण था या उसको अपना स्वास्थ्य ठीक करना था? उसको मंगलवार ही सूझता था ना, सूझता उसको मंगलवार था भाई, मंगलवार को नहीं पीता था। पर चलो ममता, तो ममता के केस में अब क्या हुआ ना, एक तो ये एंगल तो है ही, देखो भाजपा वाला एंगल है और वो माइलेज ले रही है, वो सबको दिख रहा है और लेना चाहिए भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है इसमें। दूसरी बात आती है जो ममता ने किया, आप हाई कोर्ट में इतनी पब्लिक को लेके घुस गए, आपने ईडी के ऊपर ही केस कर दिया। देख लो भाई, ईडी के ऊपर एफआईआर कर दिया, पुलिस को कह रहे हैं कि ईडी वालों को पकड़ के ले जाओ। अरे यार हिम्मत तुम देखो। एक्चुअली में क्या है, वो महिला जो है ना, वो भीड़ तंत्र में विश्वास रखती है। वो बनी भी उसको पता है कि मेरे पास ये पावर है, इसका मैं किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर लूंगी। उसको विक्टिम कार्ड खेलना भी आता है, उसको गुंडागर्दी करनी भी आती है।
तो अब पता नहीं हो भाई क्या उसका कोई पुराना वीडियो है या क्या है फोन के अंदर जो ले गई, या हार्ड डिस्क वगैरह में कुछ पड़ा हुआ है ऐसा जो हमें नहीं पता और जो दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए। ऐसा आप क्यों घबरा रहे हो? क्या राजनीतिक कारण है, क्या कोई पर्सनल वीडियो है, या क्या है, हमें नहीं पता भाई। लेकिन जो आप कर रहे हो ना, उससे मैसेजिंग तो ठीक नहीं जा रही है पॉलिटिकली आपके लिए। लोग देखते हैं इस चीज को, भाई ऐसा क्या कर रही है तू, ठीक है। और उसको प्रेज करने के लिए आप देखो रविश कुमार, अभिसार शर्मा और ये क्या नाम आपका पुण्य प्रसून वाजपेयी, और एक और वो चौथा अजीत अंजुम कह रहा भैया ये ताकत होती है, गुंडागर्दी है, ये पावर होती है। आप ये पावर फिर ये अगर ये योगी कर दे, हाँ फिर क्या, गुंडागर्दी, फिर गुंडागर्दी हो जाएगी। ये ममता कर रही है तो ताकत है। ये कैसा, कौन सा लॉजिक है आपका? इनका लॉजिक है, इनका लॉजिक है, इसीलिए सत्ता से बाहर है ना। हाँ ऐसे लॉजिक वाले सत्ता में आ भी नहीं पाते, ये बाहर से ऐसे ही हो करते रहते। हाँ नहीं, सच को सच नहीं कह सकता, साला काहे का नाम का पत्रकार है। अभी हमने जो पॉडकास्ट किया उसमें पहले पौना घंटा हमने बीजेपी की मारी है, हाँ, और फिर बाद में आप हमें अंधभक्त बोल दोगे। हाँ, और तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम 5 मिनट भी ममता बनर्जी के इस कुकृत्य के ऊपर एक शब्द बोल के दिखाओ ना, एक शब्द नहीं बोल के दिखाओ। उनको पैसा आया होगा इसी नाम का कि तुम्हें जाके इस बात को प्रेज करना है कि एक महिला ने ईडी से टक्कर लिया पहली बार। मोदी का नाम लेकर, हम नरेंद्र मोदी का नाम लेकर सब कुछ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली बोल के दिखा दो, डायरेक्टली बोल के दिखा दो। और उससे भी बड़े यूट्यूबर बैठे हुए हैं, वह बोल के दिखा दो, एक लाइन बोल के दिखा दो इस बात वो तो पाकिस्तान पे नहीं बोल पा रहे भाई साहब। पाकिस्तानी वो वीडियो देखा, उसके बारे में बात करनी है एक्चुअली आवश्यक है। वो बंदा बिजनेस माइंडेड है, उसको पता है मेरी ऑडियंस थोड़ी सी भी नाराज नहीं होनी चाहिए, तो क्यों करनी है, उसे पता है। दूसरी बात ये भी है कि उसको कोई लिख के नहीं देगा तो बेचारा बोल भी नहीं पाएगा। यहाँ पे बोलना क्या है, चक्कर क्या हुआ है ना, क्या आप उसने वो पाकिस्तान का जो बंदा वो ये बोल रहा है कि 20% ऑडियंस जो है वो आपकी पाकिस्तान से आती है, और पाकिस्तान एक छोटी सी कंट्री है, और उसमें से 20% ऑडियंस अगर आपको मिलती है तो एक बहुत बड़ा नंबर होता है। अब जो आपने ऑपरेशन सिंदूर पे जो वीडियो बनाई थी उसमें आपने इंडियन मीडिया को कोट कर दिया, आपको नहीं लगता कि वो थोड़ी जल्दबाजी में बना दी? बाकी वीडियो में तो रिसर्च अच्छी होती है, पर इसमें रिसर्च आपकी कम रह गई। उसने ये कहा कि नहीं, इंडियन मीडिया में प्रिंट जो है वो ठीक लिख रही है। उसने ये नहीं कहा कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो रद्दी है, हमसे ज्यादा घटिया तरीके से रिपोर्टिंग कर रही है, हमसे ज्यादा फेक न्यूज हो। अरे हमारी तो पाकिस्तान की मीडिया छोड़ो, पाकिस्तान की तो सेना फेक न्यूज दे रही है, हमारी सेना तो नहीं दे रही कम से कम। तो आप मतलब यहाँ पे दिक्कत आ जाती है कि आप मोदी विरोध में इंडिया विरोधी हो गए, पाकिस्तान परस्त। और उसने बताया कि मेरी 8% के करीब है भाई, वो एडिटेड है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना व्यूअरशिप का पाकिस्तान से आता है, और इंडिया में जो पाकिस्तान बना हुआ है ना बाकी उससे जाता है। जाता तो पाकिस्तान का ही है, 100% व्यूअरशिप तो है पाकिस्तान की, चाहे इधर के पाकिस्तान की, चाहे उधर के पाकिस्तान की। बुरा बिजनेस मॉडल नहीं है, नहीं अच्छा है। एक चैनल ऐसा भी खोलना चाहिए जिसमें हमेशा विपक्षी की बात करी जाए और पक्ष को ढूंढा जाए। नहीं तो रोज भाजपा ऐसे मुद्दे दे देती है जिसमें आप उनको लपेट सकते हो रोज। बशर्ते आपको कभी भी वो लोग देखेंगे नहीं, भले ही तुमने पौना घंटा मोदी पे बोला हो, परंतु वो देखेंगे नहीं, उसके लिए वैसी छवि निर्माण करनी पड़ती है। तो ये सारा भीड़ तंत्र है, ये जो है अपराधी आपने पाल रखे हैं, किसी भी समय भीड़ बुलाओ वो आ जाते हैं। चाहे आरजीकर में क्या हुआ था, आरजीकर में भीड़ ही आई थी ना तथ्यों को मिटाने के लिए, यही आप कर रहे हो, अब भी कर रहे हो। तो भाई लोग भी इस चीज को देखते हैं। अब आपने अपना वोट बैंक वगैरह बना रखे होंगे कुछ, वो आपको बचा लेगा। मुझे इसमें एक अजीत भाई घबराहट भी लगती है, मुझे ये घबराहट भी लगती है कि जिस तरीके से अभी तक SIR हुआ है, लोगों में पहले से ज्यादा जागरूकता आई है, और जिस तरीके से अधिकारी खड़ा हुआ है अब की बार, मतलब अब की बार तो थोड़ा सा भी कुछ हो जाए ना भाई, वो भी जनबल लेकर निकल जाता है। और अब ये हो गया, तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि अधिकारी, वो हमको लगा यार ऑफिशियल्स खड़े होंगे। अच्छा नहीं, शुभेंदु अधिकारी। और जिस तरह अब ये छापा पड़ गया, मुझे कहीं ना कहीं एक इन्फिनिटी भी लगती है। ममता में ऐसा नहीं है कि बस फुल कॉन्फिडेंट के साथ में ही ये सारे काम कर नहीं, वो तो आपको उसको दरकती हुई जमीन अब की बार लग रही है। वो तो आपको SIR में पता चल ही रहा है, बहुत सारे वोट्स उसके कट ही रहे हैं। दूसरा फिर RSS के रोल को, यहाँ पे मैंने पिछली बार भी बोला था, RSS के रोल को बिल्कुल नकार नहीं सकते। जो उसने महाराष्ट्र में किया, दिल्ली में किया, हरियाणा में किया, RSS का रोल
हो चुका वो, लेकिन चलो ठीक है। वेस्ट बंगाल में बहुत बढ़िया होने वाला है और ये चुनाव इस बार अच्छा होगा। पिछली बार 80-82 सीट थी, लेकिन डिफरेंस जो था वो 24-25 लाख वोटों का था। इस बार ये डिफरेंस बहुत कम होगा और वो नेक टू नेक आपको दिखेगा यहाँ पे। और जो है आर्मी लगा दें बस फुल तरीके से, तब जाकर हो सके भाई। हाँ वो चीज आर्मी नहीं, मुझे लगता है कि इन लोगों को सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जो है क्लाउड बेस्ड कर देनी चाहिए। कि कोई हार्ड डिस्क ये नहीं, उसको इंटरनेट से जोड़ो और वो सर्वर होस्ट कर लो और वो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल हो। भीतर में बूथ के हमने ऐसे बांग्लादेशी वही मैं कह रहा था, बंगालियों से बात की है जो कहते हैं कि बूथ के अंदर लोग खड़े होते थे और कहते थे इसी पे बटन दबा, नहीं दबाओगे तो हो सकता है तुम घर पहुंच नहीं पाओगे। बिल्कुल। और इस बार बहुत सारी चीजें हुई हैं कि उन्होंने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेज हैं वही बूथ दे दिया है कि लोगों को बहुत ज्यादा दूर चल के नहीं जाना पड़े। तो जो इंटिमिडेशन टैक्टिक्स इनके थे उन सब पे लगाने की कोशिश है। लेकिन वही है कि यू नेवर नो, इनके ईडी वाले पिटते रहे हैं, सीबीआई वाले घेरे जाते रहे हैं अपने हिसाब से। तो संदेश खली का क्या हुआ? सबको वापस भेज देता भाई। अभी क्या हुआ? शेख शाहजहां वो तो लास्ट में उसको गिव अप करना पड़ा ममता को, नहीं तो बचा ही लिया था उसे तो। और एक तरह से एक को देकर के उसने पूरा एरिया बचा लिया, पूरा बचा लिया भाई। वहाँ पे तो पूरा का पूरा वही चल रहा है, ऐसा थोड़ा है कि बदल गया पैसा देते रहेंगे तो चुप बैठा रहिए बस। नहीं तो अगर वो मुंह खोल दे, वो लास्ट मछली नहीं है, ये भी बात है। अरे भाई वैसे बहुत है वहाँ का लोकल पत्रकार जो बताता है कि ये तो एक है, ये तो फंस गया। यही हो ही रहा है और मोस्टली वहाँ बांग्लादेशी हैं। ऐसे खाली करके बहुत सारे वहाँ पे एक लाइन से है जिन्होंने लीज पे पहले जमीन ली और उस मतलब मछली पालने के लिए, और फिर वो 2 साल के बाद बोला ये मेरा है, जाओ तो निकाल दिया। दुकान में क्या बेचना है, किसको बेचना है, ये सब जो है वही तय करेगा, डिसाइड कर रहे हैं बिल्कुल पूरा का पूरा एरिया में। तो वो ऑलमोस्ट गोन केस है, पता नहीं भाजपा कैसे साल्वेज करेगी। और इस बार नहीं कर पाएगी, बात खत्म है, फिर नहीं इसका कोई स्कोप नहीं है, कुछ स्कोप नहीं है, फिर वो गया आपके हाथ से। बीएमसी पे करोगे तुम 2 मिनट बाद? कर सकते। हाँ बीएमसी तो है हमारा टॉपिक है। बीएमसी तो कि लैंग्वेज पॉलिटिक्स जो है जिस तरह से हो रही है। और देवेंद्र फडणवीस ने बोला कि 1000 रुपये दूंगा अगर ठाकरे कहीं पे भी डेवलपमेंट पे बोल रहा हूँ। आप सोचो कि ठाकरे के स्टेचर के आदमी के लिए 1 लाख रुपए का, 1 लाख नहीं 1000 रुपए, और बोला कि मैंने इसे बढ़ा के 7000 कर दिया है। फडणवीस ने बोला 1000 से एक स्पीच उसके ले आओ 1000 रुपया दूंगा मैं। तो ठाकरे का वैल्यू जो है 1000 रुपया लगाया गया है, पता है यार। अगर वो विकास पे बात कर रहा है तो और देखना अभी रिजल्ट क्या आ गया है तो पता लग जाएगा ना। रिजल्ट तो आ चुका होगा अब तक, रिजल्ट तो डन होगा कि महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर, जहां इन्होंने, और ये अब से नहीं इन्होंने बनाई छवि, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने अभी से छवि नहीं बनाई है। इनकी सभाओं में खड़े होकर अल्लाह अकबर नारे लगवाए गए। रुको एक ना चीज चलाता हूँ मैं, वो देखना। हाँ ये लगा भी देंगे फिर वहां। क्या चल रहा है हमें ये दिखा दो। हाँ देखा हुआ काफिरों को छोड़ के आपने मुसलमानों को पनाह दिया। उद्धव के बारे में उद्धव के बारे में गाना बनाया गया है और उसमें लाइन है काफिरों को छोड़ के आपने मुसलमानों को पनाह दिया। देखो जनाब उद्धव ये इस तरीके से कर करके एक गाना बनाया। और इन्होंने विरोध भी नहीं करा होगा। विरोध? अरे बोला होगा, अरे क्या गाना बनाया यार, जबरदस्त गाना बनाया है। सेकुलर आदमी है भाई है। काफिरों को छोड़कर मुसलमानों को पनाह दिया। तो इस मतलब कितनी बड़ी बात है। और वो महाराष्ट्र है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज। नहीं इसमें आप ये देखिए ना, अभी और ये अब लॉजिकल लग रहा है चीजें, जो ये शिफ्ट है ये टेक्निकल है और ये लॉजिकल भी लग रहा है। क्यों लग रहा है? मुंबई में अभी 20% पॉपुलेशन जो है मुसलमानों की हो चुकी है भाई। फिर डाउन 25 years 26 years बताया जा रहा है कि ये पॉपुलेशन 50-51% हो सकती है। इसमें डेटा क्या है कि एक समय था जब आज़ादी का टाइम था, उस समय जो हिंदू पॉपुलेशन बताई जाती है मुंबई की, वो लगभग 88% हिंदू बताई जाती है। अभी
रिसेंट टाइम्स जो है पिछले 10 साल के आसपास का लगा लीजिए, उसमें कुछ डेटा आया है किसी वर्ष के लगभग 66% है, आई थिंक, है ना, 66% हैं अब हिंदू वहाँ पर। और डाउन द टाइम विद 66 है या 70% है, कुछ ऐसा ही है। डाउन टाइम में आप लगा लीजिए अगले 25 सालों में वो 55% रह जाएंगे। और एक मजेदार बात बताऊं, मुंबई में घुसने के समुद्र को क्रॉस करके 3 रास्ते हैं और तीनों के तीनों रास्तों पे मुसलमान हैं और उनको घेर करके बैठे हुए हैं। मतलब तो आपको दोनों तरफ मुसलमान मिलेंगे और जितनी भी बड़ी बिल्डिंग है, जितनी भी सरकारी बिल्डिंग है, उनके पीछे आपको स्लम मिलेंगे और उन स्लम में डेंस एरिया मुसलमानों का मिलेगा। और जो थोड़ा बहुत मतलब जो लोकल मराठी है उसको अपने बिजनेस से, अपनी दुकानदारी से, फालतू और किसी चीज से मतलब नहीं है। और जो थोड़ा बहुत बच रहा है वो क्या कर रहा है, वो बिहारियों का विरोध कर रहा है। अगर वहां पर उन मुसलमानों के टक्कर में अगर कोई खड़ा हुआ है ना, तो लोकल मुंबईकर नहीं है, क्योंकि वो तो अपने अपने फ्लैट में, अपने अपने कबूतर खानों में है। मतलब वो दंपत्ति और एक बच्चा है, ठीक है, वो भी लॉलीपॉप बेबी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जो कोई काउंटर कर भी रहा है वो तो यूपी बिहार के लोग हैं, उन्हीं को अब हिंदी भाषा के नाम पर, मराठी के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर मारपीट कर भेजने की बात है। और हिंदी भाषा के नाम पे भिंडी बाजार वाले ने बोला ना कि आए तो एक बार हमें यहाँ और मराठी बोलना सीखा। और वो मुसलमानों की तादाद वहां बढ़ती जा रही है जो कभी मराठी नहीं बोलते, वो हमेशा हिंदी ही बोलते हैं, है ना, उर्दू। और हाँ, उर्दू है लेकिन उर्दू घंटा नहीं बोल पाता है तो हिंदी, वो तो मन को खुश करने के लिए चाहे कुछ ही कह लो, वे नहीं बोलते हैं। और जिस दिन ये आप कह रहे हैं ना कि 50% हो जाएंगे, उस दिन भाई साहब ना घर से निकाल करके जिन्होंने कह रहे हैं ना कि मुसलमानों को तुमने बना दी, ये कहेंगे कि साला हम नहीं तुम्हें बना देंगे, तो ये तो मारेंगे ना। अभी इसका मैं थोड़ा सा वो क्लैरिटी के साथ बता देता हूँ। 1961 में 88% हिंदू थे मुंबई में। 2011 में ये घटकर रह गई 67%। मैं 66 कह रहा था, ये 67%। और 2051 में प्रोजेक्शन है 54% हिंदुओं की, 30% मुसलमान की, बाकी 16% इधर उधर जो। तो आप खुद लगा लीजिए कि 54% यदि हिंदू 88% से हो गए हैं तो कितना घट चुका है और कौन कितना बढ़ चुका है। 8% से वो 30% है। अब 30% का प्रोजेक्शन है। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसमें नहीं होगा, इसमें प्रजनन होगा। नहीं, माइग्रेशन भी है, ऐसा भी नहीं है, मतलब मुंह से थोड़े जन देंगे। माइग्रेशन है। मैं आपको बताता हूँ, साइकिल 4 महीने का थोड़ी है। इन अ रिसर्च कंडक्टेड इन 61 पॉकेट्स ऑफ मुंबई, उसमें क्या हुआ कि 7,000 लोगों से इन्होंने इंटरव्यू किया है। उनमें से 3,014 इन्फिल्ट्रेटर्स निकले हैं, जो कि रोहिंग्याज हैं या बांग्लादेशी हैं, और उनमें से 96% मुसलमान थे। अब फडणवीस ने बोला हम AI से जो है IIT बॉम्बे के साथ हम AI का कुछ ला रहे हैं जिससे पता चल जाएगा। और तुरंत बोले पता नहीं कैसे पता लगाएंगे भाई, ये भाई AI का नाम ले दो आजकल तो। आप सोचिए, धनिया है, आप सोचिए कि 7,000 उन्होंने इंडिविजुअल से बात की, जिनमें से 3,000 इन्फिल्ट्रेटर्स निकल गए हैं। आधे निकल गए करीब, आधा वहां पे जो, मतलब यहाँ से साला बांग्लादेश पार करते ही मुंबई भागो। आपने ईस्ट से शुरू किया और वेस्टर्न बॉर्डर पे आप खड़े पहुंच गए। हाँ, वहां जा नहीं रहे, वहां से आ रहे हैं। उनमें से मेन बात ये है, इन 3,014 में से 73% ऐसे थे जिनके पास वोटर ID कार्ड उपलब्ध था। भाई साहब, ले लो धार, पी लो मट्ठा। क्या करोगे इसके बाद भाई तुम? कौन इलेक्शन साला हारेगा ऐसे? तो ये मैं वही कह रहा था ना, टेक्टिकल डिसीजन है शिवसेना का इस साइड शिफ्ट होने का। एटलीस्ट BMC बना के रखें आने वाले समय में, मतलब आदित्य के लिए BMC, क्योंकि हिंदुत्व तो ले लिया इन्होंने, उनका हिंदुत्व हार्डकोर हिंदुत्व वैसे भी उतना नहीं चलता है, तो थोड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व बीजेपी चला ही रही है। शिवसेना अगर हार्डकोर हिंदुत्व में जाएगी तो वो वैसे नहीं चल रहा है। आप मुसलमानों की तरफ शिफ्ट हो जाओ, 30% मुसलमान हो जाएंगे। जहां पे मुसलमान हैं 30%, वहां पे कोई और जीतता नहीं है। देखो ठाकरे जो है, अरे तो हमारे भी भाजपा के वित्त मंत्री बोलते हैं जब मैं पूजा करता हूँ तो फिर मेरे मन में एक याद आती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद उर अपना जो भी है। तो भाई ये सब जो मौगा वाला, ये सॉफ्ट हिंदुत्व, ये मौगा वाला हिंदुत्व है, ये फट्टुओं का हिंदुत्व है ये। बिल्कुल। ये एक्चुअली में क्या है, देखो आप ये मान के चलो कि थोड़ी बहुत टॉप लीडरशिप को छोड़ दो, उसके बाद सब मौका परस्त हैं जी। हाँ,
इनको सब। 1 मिनट नहीं लगेगा। हाँ, ये अगले ही दिन कलमा पढ़ लेंगे। ये जिस दिन इन लगेगा ना कि यहाँ से यहाँ पे ही जीत संभव है, अब तो अगले दिन ये तैयार हो जाएंगे उस काम मुझे के ऐसा लिए। लगता है कि मुंबई को टारगेट करने का एक और रीजन भी है। एक तो वो बहुत बड़ी औद्योगिक राजधानी भी है, हाँ। वहां पर बिजनेस भी है। दूसरी एक बड़ी चीज ये है कि जब बाला साहब ठाकरे जी ने अपनी बयानों के कारण से या अपने एक्टिविटीज के कारण से मुंबई को अपना एक होल्ड कर लिया वहां पे, तो मुसलमानों, मैंने इस पर पहले बात करी थी कि जहां जहां आपको ये लगेगा कि हिंदुओं ने इस स्थान पर होल्ड कर लिया है या वहां उनके पवित्र स्थान है, मुसलमान उधर पलायन कर लेता है और वो जाकर घेर लेता है उसको। ठीक है, हाँ, हर एक पवित्र शहर है, आप आराम से बैठना, देवबंद से लेकर संभल से लेकर के सीधा बद्रीनाथ से गूगल लेकर पे हर चीज है। मस्जिद मस्जिद आप लिखो ढूंढ लो। भाई साहब, काशी चले जाओ, हाँ। हरिद्वार चले जाओ, हाँ। मथुरा चले जाओ, बिल्कुल, मंदिरों से ज्यादा मस्जिदें मिलेंगी आपको। तो ये कारण है कि जो अब टारगेट कौन थे, ठाकरे। और ठाकरे ने कहा यार ये इससे पहले हम टारगेट करें, हम ही इनमें मिल जाते हैं। अब इस्लाम में यही तो है कि भाई अगर आप उनमें मिल जाओ तो आप चाहे कितने बड़े शत्रु हों, अगर यहूदी मरने पर आ जाए और मुसलमान सारे टूट पड़े और यहूदी एक दिन कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो वॉर रुक जाएगी वहीं की वहीं, वॉर रुकवा देंगे। हो गया भाई, अपने हो गए, अपने हो गए भाई, अब बात खत्म। लाओ आयरन डोम हमें दे दो, बस तो उद्धव के बारे में ये क्यों कहा जा रहा है, इसीलिए वो गाना बना है, इसीलिए उसके मंच पे खड़े होकर उसने, महिला ने कहा, और वो राम का विरोध होना और ला इलाहा करना और उद्धव का बैठ करके सुनना और मंदिर आज तक ना जाना नहीं। उद्धव ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया पूरे इलेक्शन में, उसको एक तो चलो डेवलपमेंट से तो कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि उसको संभवतः चुनाव जीतना भी नहीं उस तरह से। वो बोल रहा है कि ये रक्तदानाची शिविर वो जाते नहीं है, गौमूत्राची लाइन जो है वो लग रहे हैं, ये सारा उसका पंजाबी बोला है। हाँ हाँ, ची और विच में थोड़ा सा हुआ है बस, मराठी है, ठीक है। तो वो चल रहा है उसका। फूलों आदिल अहमद डार, उद्धव ठाकरे जो है अपना अपना पूरा, अरे आप नहीं भी मराठी सीख रहे हो, गौमूत्राची जाइब नहीं मारूंगा तो सीख ली भाई, होगा नहीं ना। अभी जाकिर नायक बोल रहा है कि भैया गौमूत्र पी सकते हो, ऊंट का पी सकते हो, बकरी का पी सकते हो, और ऊंट का तो पीते ही रहते हैं। और अच्छी बात जानते हैं, अगर जाकिर नायक ने ये बोला होगा तो हमारे हिंदूवादी आईटी से ले बोलेंगे अब तो जाकिर नायक भी मान रहा है, और कितने अच्छे दिन चाहिए उनको एक्सेप्टेंस जाकिर नायक से ही चाहिए। तो तुम पी लो भाई, पी के दिखा दो, एक वीडियो बनवा दो तुम भी। ना आईटी सेल भाई अलग लेवल पे खेलता है। अभी वो स्वाति चतुर्वेदी को अपनी अम्मी मान के बैठा हुआ है आईटी सेल, क्या रे इसने पेल दिया, अरे क्या पेला है यार, अर्नब को अपना बाप बना रहे, ये बड़ी जल्दी शिफ्ट हो रहा है भाई। नहीं, वामपंथी तो त्याग भी देंगे आगे, वामपंथी का तो ऐसा है नहीं, वो थोड़ा वामपंथियों में छिछले वाले हैं, वो हार्डकोर वाले ने। आप मेरे को ये बताओ, अर्नब ने एक चीज भी गलत बोली हो तो? हाँ, उसने बोला मैं हम हैं सनातनी, ये भी बोल रहा है, और उसके अलावा जिन चीजों पे विरोध कर रहा है उन पे कर भी रहा है, तो क्या बुराई है उसमें? बिल्कुल सही चीज कर रहा है वो तो, और टीआरपी क्यों नहीं लेगा? वो कह रहा है कि अक्षय खन्ना सिंगर पे मूवी बनाए, उसको वही है कि अगर वो धुरंधर वाला थोड़ा इधर हो गया, बाकी सब ठीक था। नहीं, वो रास्ता नहीं बदलेगा, व्यूअरशिप कहाँ से आएगी? वही यही तो उद्धव का मामला है, व्यूअरशिप कहाँ से आएगी? तुमने 6 साल जर्नलिज्म बर्बाद कर दिया अर्नब ने, अपना चैनल खाली बर्बाद नहीं किया, उसने सारे चैनल बर्बाद कर दिए उस चक्कर में। सब छोटा अर्नब, छोटी अर्नबी, यही सब बने घूम रहे हैं। बिल्कुल। भाई रिपब्लिक बांग्ला देख लोगे ना, अर्नब की दादियां बैठी हो वहां पे, भाई कान फट जाए आदमी, कैसे चिल्लाती है सब। कान ही सही मैं बता रहा हूँ, वो मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबॉडी, भाई वही जर्नलिज्म चल ही रहा है उनके यहाँ, वो भी सॉफ्टली बोल सकती है, कर्णप्रिय आवाज लगे, लेकिन नहीं, अर्नब ने बोला होगा कि भाई एकदम गर्दा उड़ा देना, गले की ये नस जो है फाड़ दो इससे, एकदम साला 72 किलोमीटर इससे जो धार मारे, 72 ही सब में चलता है भाई, बीट्स 72 बार होते हैं, वही है वो 72 जो है सेंट्रल है यूनिवर्स के। मैं वो देख रहा था बैंक चोर का थोड़ा सीन देख रहा था, उसमें रिया चक्रवर्ती कह रही है कि वो अर्णव गोस्वामी की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, वो रिपोर्ट होती है बैंक चोर में, और अर्णव गोस्वामी ने बाद में भाई साहब रिया चक्रवर्ती क्या रेल बनाई। तो हम लोग कहाँ थे भाई?
और उद्धव पे हो गया। उद्धव चले गए थे। और पहले ईरान आना है गर्दा भाई, गर्दा उड़ा रहे ईरान हैं। आओ भाई। अब क्या सुंदर लड़कियों से तुम तो वहां जाना था ना, वो बंगाल पहुंच गए। इन सुंदर सालों को लड़कियों क्या बोले इनको, उद्धव शुद्धव को, या अपना टाइम पास कर रहे नहीं, हैं। वो अपनी जान चुनाव- बचा रहे, अपने बच्चों की जान हाँ, बचा रहे बस भाई, और इतना कुछ नहीं है। वो बस बाला साहब जितना गुद्दा नहीं है किसी में भी, वो जो कहता था वो आदमी करता था, ठीक है। वो आदमी अपने जुबान पर स्टिक था, ठीक है। अंतिम समय में देखो जैसे अम्बेडकर जी हैं, अंतिम समय में सबका ऐसा ही जाता है। वो भी उनके साथ विवाह के भाई उद्धव को ही ये करो वो करो। उद्धव की वैसी परवरिश नहीं हुई है, बल्कि उद्धव की साथ रह के परवरिश नहीं हुई है। अगर बाला साहब के साथ रह के परवरिश होती तो बात अलग हुई होती। वो पढ़ने के लिए चला गया, बाला साहब इधर अपनी क्रांति कर रहे थे। और दूसरी बड़ी बात कि वही चीज है कि आज तमिलियंस के ऊपर अब वो लुंगी पुंगी वाला ये सब तो बाला साहब का था। वो बाला साहब नहीं किया लेकिन था। अब ये उठा रहे यार, देखो लेकिन अभी हम लुंगी जो पुंगी उसके हिंदी के विरोध में जब वो करते थे तब इन्होंने किया था। तब किया था। यार देखो, मेरा इसमें पूरे मुद्दे पे मानना है कि पॉलिटिशियन जो होता है ना, कोई भी हो, चाहे वो आइकॉनिक भी हो बहुत बड़ा, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मौका परस्ती रहती है। ठीक है, कई बहुत विशुद्ध कोई निकल के आया है जिसने मुद्दों पर काम कर दिया है, वो बहुत रेयर होता है कोई। तो सबको कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि मुझे मुद्दा मिले जिससे जनता मेरे पास आए, और वो सब मुद्दा ढूंढते हैं। पॉलिटिशियन नाम ही इस चीज का है। उसमें आप भाई नरेंद्र मोदी ले लो, उनका भी रहता है। उसमें आप बाला साहब महात्मा ठाकरे, तक कोई भी उठा लो, उसमें आप बाला साहब ठाकरे ले लो भाई। 80s में एक समय ऐसा था ना जब वो कम्युनिस्ट बन रहे थे, तब उनको बोला गया कि भाई आप हिंदुत्व की तरफ आइए, तो मौका दिखा, तब फिर वो पॉलिटिक्स वैसे बदल जाती है। उसके बाद आपने जो किया है, आप एक स्टैंड पे रहे हो, ग्रेट, ठीक है। आपने मुद्दे उठाए हैं कश्मीरी पंडित जैसे, और आपने स्टैंड तगड़े लिए हैं, वो सारी चीजें हैं। अपने खुद दी भाई। हाँ, तो ये जिगरा, पंडितों को रिजर्वेशन दे दिया। तो ये जिगरे वाली बातें हैं। ये जिगरा था व्यक्ति में, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहा कि हाँ हमने तोड़ा। हाँ, हमारा तो पैर है। ये जो जिगरा था ना, ये भाई उसी में था बंदे में। ये जिगरा उसी बंदे में था, इसमें कोई दो राय नहीं है। पॉलिटिक्स मुंबई को, पर ये तो भाई ये जो अब कर रहे हैं, ये तो ऐसा नहीं है नाम कि ही खराब देखो कर रहे हैं। स्थानीय पार्टियां मुद्दों पे नहीं लड़ सकती। कितनी पार्टियां हैं जो स्थानीय हैं। अरे और भाजपा का पूरा कैंपेन इस बार का सिर्फ और सिर्फ लोकल मुद्दों पे है। राज्य के भी मुद्दे उन्होंने नहीं उठाए। आप दिल्ली का इलेक्शन देख लो, आप दिल्ली में बहुत हर दिल्ली का जगह कर इलेक्शन दिया। कैसा हुआ? नहीं, हरियाणा में भी, बिहार का इलेक्शन इलेक्शन देख लो। बिहार बिहार का का इलेक्शन ये इनकी जो है स्ट्रेटजी शिफ्ट है। हुई है, हाँ। स्ट्रेटजी। बीजेपी क्योंकि बहुत आप स्मार्ट खेल रही है। 2015 का कैंपेन देखोगे भाजपा का, भाई वो देश दुनिया पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। उसके बाद लगातार जब ये कुछ कुछ जगह हारे हैं, तब इनको समझ में आया कि भाई लोकल में हमें लोकल ही रहना है, क्योंकि विपक्ष जो है वो साला विदेश के मुद्दे लेके घूम रहा है कि वोट चोरी हो गया और ये हो गया, इस तरह से लेकर घूम रहा है। अदरवाइज तो हाइपर लोकल अब ये जा रहे हैं। बिल्कुल। और ठीक है, हम लोग ट्वीट कर देते हैं, पढ़ लेता है कोई, उस हिसाब से अगले दिन स्पीच में आ जाती है बातें, वो अलग है। क्रेडिट नहीं मिले उसका, कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये स्ट्रेटजी उन्होंने चेंज की। और महाराष्ट्र चुनाव में भी उद्धव राज ठाकरे का पूरा फोकस रहा है कि मुसलमानों का दिल कैसे जीता जाए। उनको चुनाव जीतने से मतलब नहीं है, दिल जीत रहे हैं। जनाब हमारे नाम, मैं सोच रहा हूँ कि बाला साहब ठाकरे के नाम के आगे जनाब को लगा देता, वो कैसा रिएक्ट करता। वो फेल देते उसे है, बोलते बुला के उनको लाखों चिमले बुला बताता हूँ साला जनाब जनाब तुम्हारे। बीएमसी का रिजल्ट भी तो आया ना, हो गया, मतलब मेजोरिटी की तरफ भाजपा ये लोग अग्रसर है। बताओ वो क्या चाहिए। कुछ सीटें इनको आ जाएगी। तो ये वही है कि मेयर अगर 29 का 29 या उस तरह से बन गया, फिर तो बात कर। अब ये देखो ना, ये लेटेस्ट जो है उसमें 29 में से 23 निगमों में बीजेपी आ गए। मुंबई, नागपुर, पुणे में बढ़त, लातूर, चंद्रपुर में कांग्रेस को बहुमत। तो 29 में से 23 में क्या 23 में आगे है और बोल रहे हैं वो पहुंच जाएंगे वहां तक, आराम से हो जाएंगे। इस मामले में तो भाजपा बहुत आगे है। हाँ, तो वो भाई उनके जैसा कोई चुनाव नहीं लड़ रहा इसमें। अभी टीएमसी और इसका देखने में मजा आएगा, इसीलिए उसके बाद ये लोग यूजीसी कर देते हैं। फिर आ जाते हैं वही तो पॉइंट यार, तो मुझे लगता है जरूरत ही नहीं है कि टीम वो देखियो कि अबे यार ये क्या कर, किसने किया, फोन चल रहा होगा तो किसने किया, ये धर्मेंद्र तूने किया,
धर्मेंद्र हो तू नरेंद्र की ले रहा है, ये क्या चल रहा है बे? धर्मेंद्र बोला अरे मुझे भी पता नहीं है, यूजीसी वालों ने कर दिया। कौन है यूजीसी में? ये फोन घूम रहे हो, साले पगला गए हो हाँ। क्या? अब साले अब वार्ता लड़ रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो? अब बात क्या है कि इसको वापस भी नहीं ले सकते। अब वार्ता चल रही है, हाँ। भाई वापस कर दे, नहीं हाँ। तो फंसा दिए तुमने सालों। हाँ। अब इसीलिए भाजपा इस पे कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है, और एक भी टीवी चैनल के डिबेट में ये बात नहीं हाँ। पहुंची। आईटी सैलियों को भी बोल दिया गया होगा, हाँ कि भाई तू चुप रहा, थोड़े दिनों में आउट। थोड़े दिन में जो ठंडा हो जाएगा। जो अच्छे वाले आईटी सेल है अजीत भारती जैसे, उन्हें गरिया लेने दो, थोड़ा सा जिन्हें सुनसा कम लेंगे, मिलता थोड़ा सा, जिन्हें कम मिलता है। हाँ जिन्हें कम मिलता है ना, जिन्हें हम तुमसे बहुत कम देते हैं। या अजीत भाई ने फोन नहीं उठाया तो गर्वित भाई, अरे अजीत भाई को वो तो हाँ बोले यार चुप ही कर दे। One eternity later. हाँ, ये HDFC अर्गो का था। उसके बाद बहुत लोगों ने नहीं, इनके उसमें पढ़ा, मैंने भाई वो सब कह रहे हैं इस बात नहीं, को। इंश्योरेंस तो भयंकर स्कैम है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंश्योरेंस स्कैम ही है। और हेल्थ वाला तो बिल्कुल है। हाँ, उसमें मैं एक आदमी से नहीं मिला हूँ जो ठीक है कॉर्पोरेट है और कैशलेस टाइप का है, तब तो हो जाएगा, उसमें भी मना करते हैं, उसमें भी मना करते हैं। अदरवाइज तो आप लोग इस पे तो मैं अभी मंगलवार को एक प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजरी कमेटी में है, तो उनसे जो बात करूंगा, उन्होंने भी काफी इस पे जो है वो लिखा है। हाँ, और जबकि इसको एक बड़ा वो माना गया था कि मास्टर स्ट्रोक है, हर चीज का इंश्योरेंस हो रहा है, फसल का हो रहा है, डंगरों का हो रहा है, इंसान का हो कुछ रहा है। नहीं, हाँ। प्राइम मिनिस्टर कृषि बीमा योजना जो है ना, भाई बैंक को पैसा ही नहीं दे रही है सरकार, वो कहाँ से आगे रिइम्बर्स करेगा? सही बात है। आयुष्मान योजना में कई हॉस्पिटल्स ने आपको अपने आप को वापस हटा दी, स्टेट गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है, बोल रहे हैं कि हम तो दे देंगे, हम इलाज कर देंगे। तो भाई हमको ऑपरेट करने स्कैल्पल तो लगेगा, उसका पैसा दोगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं दे रही है, तो गवर्नमेंट भी कहाँ से देगी? ये ले लिया अपने सर पे कि नहीं सबका आयुष्मान योजना हम 5 लाख कर लेंगे। भाई आप देखो कैसे दोगे, पैसा है कहाँ आपके पास? और लोगों में तो ऐसा होता है जैसे गांव के लोगों को पता लग गया, वो अरे बीमार चल हो रहेगा, जाएंगे। हाँ, चलो ये ऑपरेशन करवा दो। हाँ। ऑपरेशन करवा लेते बोले हैं। कि वो मध्य प्रदेश में अंडकोश निकाल दिया था एक आदमी का, यार वो गजब का था स्टोरी। लेकिन बाद में मुझे एक डॉक्टर ने मेल किया कि अजीत जी कई बार प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, रीढ़ तक पहुंच जाता है, तो हम बॉल्स जो है हम निकाल लेते हैं। मैं बोला भाई उसको कैंसर था कि नहीं कौन जानता है, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि अंडकोश निकाल करेगा क्या? मतलब किडनी निकाल लो समझ में आता है बेच लेगा, सही बात। अंडकोश निकाल करके क्या करेगा? हो सकता है उसकी डिश बनती हो कुछ। ये मैं मांसाहारी हूँ, लेकिन मुझे इतना मतलब पता नहीं, नहीं। मैंने देखा कोई बकरे वकरे का बकरे का तो था, आदमी का थोड़े खा जाओगे यार, ये कौन सी बात हुई यार? बकरे खा सकते हो, आदमी का ही नहीं खा सकते। लोग बाग बकरे खाते खाते इंसान खा जाना शुरू कर देते हैं। मिठाई है तुम्हारे बराबर। यही तो है। सोचा होगा, टेस्ट करके देख लेते हैं। खैर हाँ, हम लोग अगले विषय पे चलते हैं। ईरान, ट्रम्प, ईरान, वेनेजुएला, ये सब पे। हाँ, तो मशाडो जो है उसने पूरा एकदम फ्रेम करके बढ़िया जो है खाप पंचायत वाला नोबेल जो है मैं वही तो कह रहा था, खाप पंचायत का वो नोबेल दिया है मिल पूरा फ्रेम। अच्छा। वो भी जानती है कि कैसे जो है बटरिंग करनी है, क्योंकि जिस दिन ये हुआ और चूंकि उसने नोबेल प्राप्त करते ही ट्रम्प को नहीं भेजा, खाली डेडिकेट किया, अब वो बुरा मान के बैठा हुआ है। उसका कहना था कि तुमको रिफ्यूज कर देना चाहिए था नोबेल। वो खाप का कि मैं सरपंच ट्रम्प है को भाई, ही दूंगी। खाप इस का टाइप सरपंच है तो वो तो बुरा मान नहीं का। अब जो है जिसको इन लोगों ने तैयार किया था कि टेक ओवर करेगी ये वेनेजुएला में, जब हम लोग ये करेंगे, अब उससे मन टूट गया है। अब वो मनाने के लिए बेचारी वाशिंगटन आई, दिल उसने जो है से टूट गया, कैसे कहें कैसे जीते हैं, कभी ज्यादा कभी कम पीते हैं। वो चल रहा ट्रम्प हम लोग का। भी ट्रम्प की राह जा रहे हैं, देख रहे गोल्डन एक्सेंट, ये पूरा उधर भी गोल्ड है सब। हाँ, सही बात कह रहे देख रहे हैं स्पार्कल भी सब गोल्ड का डाला हुआ है। अंकुर भाई के, आपने तो पहना भी पीला है। मैं तो हाँ, फैन हूं। मैं तो सोच रहा हूँ आप वेनेजुएला पकड़ लो, मैं ग्रीनलैंड, जहां जहां कब्जा होता चला जाएगा वहां के राष्ट्रपति बनते चले जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या यार, ये कब तक आप जो है मतलब ये फाटा, सिंध और ये बलूचिस्तान यहाँ के MP बनते हाँ, रहोगे? जहाँ पे कुछ है नहीं, हाँ, जहाँ कुछ है नहीं, वास्तव में कुछ है क्या नहीं करोगे भाई। वहां? तुम्हारा कोई धुरंधर घुस जाएगा वहां हाँ। और किसी दिन जो है वहां
तबाही मचा देगा। बस वही बलूचिस्तान पीओके में कुछ नहीं रखा हुआ है, वहां भी साले कारगिल में रैली हो रही ईरान को लेकर, देख लो। अब मुसलमान फिर कहते हैं हमारी देशभक्ति को मतलब ऐसे मत करो यार, जज मत करो, शक मत करो। हम देशभक्त हैं, पर देश का नाम नहीं बताएंगे। मैं तो कहता हूँ हमारे देश का प्रत्येक मुसलमान देशभक्त है, बस वो नाम नहीं बताएगा कौन से देश के प्रति देशभक्त है। ये बात आपने बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात कही आप। जी। मैं बिल्कुल अपने देश के मुसलमानों की देशभक्ति कतई शक नहीं करता। हाँ बिल्कुल, ये तो है। चलिए, हाँ तो ईरान से आरंभ किया जाए। पहली बात 12-15 हजार लोग मार दिया आपके मित्र ने, खामनेई ने। देखो, ईरान में कोई आज से तो हो नहीं रहा है, बहुत टाइम से हो रहा है। मुझे 2-3 चीजें मतलब इसमें भी फंसी हुई लग रही हैं। जो हो रहा है वो तो सबको पता ही लग रहा है। मुझे 2-3 चीजें ये फंसी हुई लग रही हैं कि एक तो ये भी हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका बाद में इसका दुरुपयोग भी करे इस आजादी का। ठीक है, वो तो होगा यार, ही, क्योंकि आजादी, मैं बताता हूँ ना, इसमें वहां के मौलाना मुसलमान जिन्होंने दशकों तक, सैकड़ों वर्षों तक वहां की सभ्यता को नष्ट करने का, महिलाओं को एक तरीके से बंदी बनाने का जो काम करा है वो भी सही नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका उसी मेंटालिटी के साथ काम करा जो अफगानिस्तान और इराक के खिलाफ किया तो वो भी गलत है। देखो, आजादी स्टेट ऑफ माइंड है, उसमें आपको कुछ देना नहीं है। अमेरिका ये कहेगा कि अब आप आजाद हो, किस चीज के लिए आजाद हो? आप स्कर्ट पहनने के लिए आजाद हो, हैं? अब जो आपने हिजाब था, बुर्का था, उठा कर फेंक दो। इसमें तो बल्कि बिजनेस है उसका, अब वो अपने ब्रांड ले आएगा। बोले लेवाइस की जीन्स पहनो, लेवाइस की पहनो भाई आप, अब ये वाली पहनो, और कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें आपका इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं। और एक अच्छी बात आपने, पता नहीं आप लोगों ने किसने देखी, मदुरो को जब उठाया वो नाइकी का ट्रैक सूट पहने हुए था। भाई वो ट्रैक सूट आउट ऑफ स्टॉक हो गया। और ईरान में एक आदमी झंडा उंडा बदल रहा है, वो नाइकी का जूता पहने हुए था। तो नाइकी की ब्रांडिंग बढ़िया ब्रांडिंग चल रही है। तो वहां जाकर के मेरे को दिक्कत है। हाँ, पहला जो स्टेप ये है कि महिलाओं को जो जेल में रखा गया था अभी तक, और जिस तरह से उनको बांध जोड़ कर रखना, वो चीज से फर्स्ट स्टेप उनको आजादी मिलनी चाहिए, वो होना ही चाहिए। इसमें मुझे कोई कह सकता है कि तुम तो मुसलमानों के प्रति थोड़े से सॉफ्ट हार्टेड हो रहे हो, लेकिन जो चीज है मुझे वो बतानी है, बस और कुछ नहीं है। इस्लाम में कहा गया है कि तुम 4 बीवी रख लो, तो उसमें यह है कि वो 4 बीवी मार रहा है, पीट रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, चाहे घर से निकाल रहा है, तलाक दे रहा है, हलाला करवा रहा है, वो एक बात अलग है। अंग्रेज कहता है कि शादी करने की जरूरत ही नहीं है, इसके साथ भी करो, इसके साथ भी करो, इसके साथ भी करो, इसके साथ भी करो, सबके साथ करो, लेकिन बदो किसी के साथ नहीं। तो आज अमेरिका में जाकर देख लो, यूएस में जाकर के देख लो, बिना शादी के महिलाएं बच्चे पैदा कर रही हैं और पाल रही हैं, और उसका दुख उनको पता है। नहीं, बच्चे पहले करने से एक फायदा होता है ना, टेंट वेंट लगाने में ठीक रहता है, बच्चे अपना सिलेंडर ढो रहे हैं माँ बाप के ब्याह में, ये एक लेबर का कॉस्ट जो है बढ़ जाता है। वेब सीरीज आ रही है आजकल ऐसी भी। अंकुर भाई, इसमें नहीं, मेरी बात वैसे कंप्लीट नहीं हुई है, उसको आप कंप्लीट करना। पर ये जो बात आपने बोली ना, इसमें एक चीज और भी है। वहां उस पर्टिकुलर देश के लॉज, जैसे यूके में जो यूके की गवर्नमेंट है, वहां के लॉ ऐसे हैं कि अगर आप सिंगल पेरेंट हो, बिना शादी के बच्चा हो गया, या आपका पति मर गया, या आपकी पत्नी मर गई, आप सिंगल पेरेंट हो, डाइवोर्स हो गया, जो भी है, तो जो स्टेट है वो आपको इतने पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने देगा। तो लोग क्या करते हैं, वो एक व्यवसाय बन गया। लोग क्या करते हैं, लोग साथ रहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन शादी नहीं करते। बच्चे पैदा करने भी अलाउंस मिलता है। कनाडा में, यूएस वो में तो है, बच्चे क्या है ना कि इसको गवर्नमेंट ने हो सकता है कि अच्छे के लिए किया होगा, भाई चलो एक महिला अगर पाल रही है बच्चे को, उसकी हेल्प हो जाएगी, लेकिन उसका किस तरीके से दुरुपयोग हो गया। एक और बताता हूँ गवर्नमेंट ने क्या किया। अब सरकार ने बोला कि जो ऐसी जमीन है कृषकों के पास, उस पे वो सोलर लगा सकते हैं, उससे बिजली बनाएंगी और आपको बिजली। अब किसान क्या कर रहा है पता है, आप खेती नहीं करो, बिजली बनाने में ज्यादा फायदा है। अब वो क्या कर रहे हैं कि उसमें 3 मीटर जो है ना, वो खुदाई करके कंक्रीट डालना होता है, ताकि वो स्टेबल रह सके। सोलर फार्म आप आंधी तूफान में उड़ाना, आप खेत बर्बाद कर रहे हो उस चक्कर में। उपजाऊ भूमि बर्बाद हो रही है। भाई बढ़िया नीति बनाई कि जो ऊसर है या उस तरह किया तो उसमें कर सकते हो, लेकिन हाँ, इसी तरीके से पॉपुलर की खेती थी। पॉपुलर की खेती क्या करती है कि जहां उसका पत्ता गिरे वहां फसल नहीं होने देगा।
अब आदमी 5 साल तक उसको पानी पिला रहा है, और जबकि वो क्या करता है कि जल स्तर को, भू स्तर को उसको खत्म कर देता है। ऐसे यूकेलिप्टिस है, यूकेलिप्टिस वहां लगाया जाता है जहां बहुत बाढ़ आती थी, दलदल होती थी, उसका पानी सोख लेता था। अब क्या कर रहे हैं हमारे लोग, जिनके गंगा जमुना की धरती है, तहजीब तो नहीं, धरती है, उसमें लगा रहे, और वहां धरती जो है बंजर होती जा रही है। मैं ईरान की क्रांति होनी चाहिए थी, हो गई है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जब तक स्वराज नहीं होगा, जब तक वहां की सभ्यता के लोग राज नहीं करेंगे, और जिस खोई हुई सभ्यता को रिक्लेम करने के लिए आंदोलन हो रहा है उस पर बात नहीं होगी, वहां की जो सभ्यता थी उस प्राचीन सभ्यता को लेकर के, या उनका अपना जो विल है, अपनी चॉइसेस हैं, उनको लेकर के कानून बने, उनको लेकर के सारी चीजें हो तो बेहतर है। और जो इसमें अपराधी हैं, चाहे वो खामनेई हो, चाहे उसके सरगना लोग जितने भी जुड़े हुए हैं, सबको तुरंत के तुरंत डेथ सेंटेंस होना चाहिए। इसमें बैठ करके पूरी पंचायतों को, जितने भी बड़े बड़े देश हैं, उनको वहां से बैठ करके ये फैसला सुना देना चाहिए, लेकिन हैंडओवर उन्हीं लोगों को करना चाहिए, उस पर ये नहीं कि कब्जा करके तेल नहीं, वो पॉसिबल, वो अमेरिका कर क्यों रहा है फिर? आप स्वराज को लेके इतना ऐसे बोल रहे हैं जैसे नितिन गडकरी जो है इथेनॉल। आपको आयशर या जॉन डियर से क्या दिक्कत है? उनके भी ट्रैक्टर अच्छे होते हैं भाई। नहीं, मैं तो स्टील ट्रैक का लूंगा, स्टील ट्रैक बढ़िया है। नहीं, हम तो न्यू हॉलैंड का लेंगे भाई। न्यू हॉलैंड महंगा है, मैं भी बता रहा हूँ आपको। फार्म ट्रैक, फार्म ट्रैक देसी है, सोनालिका देसी है, महिंद्रा का भूमिपुत्र। नहीं, उन्होंने महंगा प्राइस कर रखे ना। अच्छा, हाँ, मैं कल ही तो अरे जैसे कार देखो, बाइक देखो ना, जैसे ट्रैक्टर देखो भी है, तो मैं कल ही सारा कंपेयर करा कि भाई नया ट्रैक्टर लेना है तो कौन सा लेना है। मैं तो सोच रहा था महिंद्रा ले लेना। हाँ जी, तो ईरान के मुद्दे पर मेरा मंतव्य ये है कि जो इसको दो तरीके से देखा जा सकता है, इस पूरे मुद्दे को, कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये भारत के परिवेश में कैसा रहेगा। हाँ, भारत के परिदृश्य से यदि इसे देखा जाए तो ये कैसा, किस ऊंट किस करवट बैठेगा। मुझे लगता है कि आपके पड़ोस में ही, ऑलमोस्ट पड़ोसी है ईरान, पड़ोस में एक ऐसा देश राज करने लगे, मतलब मान लीजिए कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाता है और वहां पर एक ऐसी सरकार आ जाती है जो कि एक पपेट सरकार है यूएस की, जो कि होगा ही। तो आपके और आज भारत और अमेरिका के किस प्रकार के रिलेशंस है वो हम देख ही रहे हैं, किस प्रकार से एक वाक युद्ध चलता रहता है, सारी चीजें हैं, टैरिफ्स एंड ऑल, वो सारी जो चीजें चल रही हैं। अगर ट्रंप की सरकार नहीं थी तो दूसरी सरकार थी, वो भारत में किस तरीके से हस्तक्षेप कर रही थी, बिल्कुल आंदोलनों के जरिए या क्या है, वो भी हम सबको पता है। तो जब ऐसे में आपके पड़ोस में एक प्रॉक्सी पावर आकर बैठ गई है अमेरिका जैसी, तो क्या भारत के लिए जियोपॉलिटिकली ठीक है या नहीं है? एक तो पॉइंट ये है। दूसरा, इसको अगर उस तरीके से देखा जाए कि इस्लामिक ताकत जो है वो कमजोर पड़ रही है, तो हमें अच्छा लगेगा। लेकिन भारत के परिवेश या भारत के परिदृश्य से यदि हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें नुकसान हो सकता है। तो हमें ईरान से कौन से अभी का जो ईरान है उससे बहुत अच्छे संबंध है हमारे अभी के लिए। राइट। हमने चाहे बासमती दे के तेल लिया हो, चाहबार फोर्ट है, मतलब बहुत हमारे इंटरेस्ट है वहां पे। और इसमें एक चीज और हो सकती है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान पाकिस्तान को काउंटर कर रहा था, तो हो सकता है कि अब ईरान पर कब्जा करे तो अब अफगानिस्तान के दो फ्रंट हो गए। राइट। तो भाई उसकी ताकत तो मेरा के लिए भी हो सकता है। मेरा इस पूरे मुद्दे पर मानना यही था कि भाई जियोपॉलिटिकली देखें तो भारत को एक तरीके का नुकसान है। लेकिन जब इस्लामिक ताकतों को आप देख रहे होगे तो वहां पर वो नहीं भाई, नहीं मैं नहीं मानता इस चीज को, क्योंकि वो शिया देश है और सुन्नियों की पावर इससे बढ़ेगी। क्या भाई शियाओं के तो खिलाफ हैं। राइट। वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मान लो कि वो एक सुन्नी देश होता, सुन्नी देश को इस प्रकार से नहीं, देखो दो अलग अलग चीजें हैं। मैं फिर आपको आरफा जी बता देती ना, सुन्नी वाले में रोने लगते हैं तुरंत, शिया वाले में ठीक है कि नहीं, बेगानी शादी। उसमें एक और भी पॉइंट ऑफ व्यू ये आ जाता है ना कि देखिए क्या है कि अगर वहां पर जो एक ये ज़ोरास्ट्रियंस है, ये वाला वो मामला चल रहा है लोगों के बीच में कि हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, कितना परसेंट है? छोटा है। पर पॉइंट ये है कि अगर वो इस तरीके का मुद्दा उठता भी है, बाहर जैसे बाहर बहुत से यूट्यूबर्स वगैरह बैठे हुए हैं तो वो क्लेम करते हैं इन चीजों को, अगर वो बड़े लेवल पे होता है तो एक फायदे का सौदा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मैसेज ये जाता है कि लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं, लोग इस्लाम से परेशान हैं। क्योंकि चाहे शिया हो, सुन्नी हो, ये बुर्का, ये हिजाब, ये सारी चीजें तो कॉमन ही है इनकी। पर वो तो परेशानी वाला जो पॉइंट है ना, वो क्रिश्चियनिटी की तरफ है उनका झुकाव।
कहीं जाए भाई। एक सेकंड मैं आप देखिए आप ना वो रूट्स पे वापस जा रहे हैं। वो ज़ोरास्ट्रियनिज्म की जो किताबें हैं वो पढ़ना शुरू कर चुके हैं। बहुत अभी इन दोनों ने बात करी है कि वो परसेंटेज बहुत कम है। हाँ कम है वो बहुत ही रेयर, मतलब आप छोटी सी परसेंटेज है पर गवर्नमेंट आएगी तो वो उसको ना करके फिर वो क्रिश्चियनिटी पे ही वो करेगी। बाकी क्या है ना कि वहां पे जो पहलवी गवर्नमेंट हुआ करती थी, शाह पहलवी की गवर्नमेंट हुआ करती थी, आपको मैं बताता हूँ ये 1953 में भी एक बार बदल गई थी। और वो उसके बाद अमेरिका ने क्या किया है, ये पहलवी रूल कर रहे थे, अच्छा खासा रूल चल रहा था, अमेरिका का पपेट बन के रूल कर रहे थे, अमेरिका जैसे चाहता था वैसी चीजें हो रही थी, तेल वगैरह के सिलसिले में, या फिर कल्चरली भी आपको बुर्का नहीं पहनना, मत पहनिए, लड़की पढ़नी चाहिए, वो सारी चीजें बढ़िया हो रही थी, लेकिन अमेरिका के अपने इंटरेस्ट थे। 1953 में यहाँ पर क्या होता है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाती है, सत्ता पलट होता है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है अमेरिका इतनी, और वो आती ही क्या करती है कि तेल जो है उसका राष्ट्रीयकरण एक तरीके से कर देती है कि अब अमेरिकन कंपनीज या अमेरिकन इंटरेस्ट काम नहीं करे। इन सालों ने विद इन मंथ्स भी पता नहीं हुए थे कि नहीं, इनको वहां पे मिस इन्फॉर्मेशन फैला के और सारा सत्ता पलट कर दिया। 1953 में शाह पहलवी फिर से आ गया, उसका बेटा आ गया था शायद, वो फिर से आ गया, और फिर ये 79 में इस्लामिक रेवोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं वो हुई है, और उसके बाद से अमेरिकन इंटरेस्ट फिर से वहां से गायब हो गए हैं। तब से ये लड़ते ही रहते हैं इनके साथ, आज वो इंटरेस्ट फिर से वापस आ रहे हैं। तो ईरान के भले में है बुरे में है भाई, वो तो वो लोग जानते होंगे, लेकिन भारत के जियोपॉलिटिकल उस हित में नहीं है। अभी आप देखते हैं जब इराक के ऊपर जब हुआ था ना अमेरिका का, भारत में सद्दाम नाम रखे गए, भयंकर तरीके से नाम रखे गए। जब ये ओसामा का हुआ तो हिंदुस्तान में ओसामा नाम रखे गए। अब देख लेना कोई खामने की तरफ से नाम नहीं रखेगा, क्योंकि वो शिया है, वो तो इनके दुश्मन है। जिस तरीके हमसे ज्यादा तो ये सुन्नी खुश हो रहे हैं उसमें। अभी आप इसमें देखना, मतलब ये एक इसका पहलू और है, पाकिस्तान और यूएस की नजदीकियां बढ़ रही है। बिल्कुल। ईरान और पाकिस्तान की आपस में वो है, दुश्मनी है। ईरान और अमेरिका की अगर दोस्ती हो जाती है तो ईरान और पाकिस्तान की भी दोस्ती हो जाएगी। अमेरिका ईरान और पाकिस्तान के थ्रू इंडिया को रूल करने की कोशिश करेगा। तो और ये पहले हो चुका है, और अमेरिका अफगानिस्तान का दुश्मन है ही। हाँ, ये पहले हो चुका है। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान और ईरान के साथ मिलके इंडिया के अगेंस्ट चीजें करता था। साइड में बांग्लादेश भी है। उनका तो सीधा फॉर्मूला सेट है, उनको तो उस फॉर्मूले में रकम रखनी है और निकालना है। क्या इसीलिए भाजपा अपने मुख्यालय में चीनियों से मिल रही है बैलेंस करने, मतलब जियोपॉलिटिकल इश्यूज। और मुझे लग रहा है ये ऐसा करना गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है भाई। कि अगर हमें दिख रहा है कि अमेरिका इतना अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है, तो हम भाई चीन से क्या समस्या है? आपको पता है हमारी कोई समस्या है नहीं। रूस हमारा मित्र देश हमेशा से रहा है। रूस एक कम्युनिस्ट कंट्री है, चीन एक कम्युनिस्ट कंट्री है। चीन और रूस की आपस में बनती है, आप बना के रख सकते हो, और हमारा पड़ोसी है। अब मोदी जी को नॉर्थ कोरिया एक बार घूम लेना चाहिए और वहां पे एक समिट हो जाए इसका, RIC जिसको बोला जाता है, एक्चुअली में क्या है ना, ये चाइना में वैसे वो नहीं है, पर वेरी अनप्रेडिक्टेबल। नहीं, चाइना की अनप्रेडिक्टेबिलिटी हम जानते हैं कि ऐसा है। अमेरिका का हमें पता नहीं है साला कि दोस्त है कि दुश्मन है। हम चाइना दुश्मन है, हम ये जानते हैं, हम उसी तरह से उसको डील करेंगे। बाकी क्या है ना, ये विश्व की बहुत बड़ी पॉपुलेशन को केटर करते हैं। ये ब्रिक्स के जो देश हैं बहुत बड़ी पॉपुलेशन को केटर करते हैं। 16 करोड़ के करीब शायद रूस की है, 140 करोड़ चीन की, 140-45 करोड़ हमारी। भाई पूरी दुनिया की बड़ी पॉपुलेशन, 5.5 बिलियन, मतलब मेजॉरिटी है ये। शायद 24-25 करोड़ ब्राजील की भी है। ले लिया ब्रिक्स में। ब्राजील की भी 20 करोड़ से ऊपर है शायद, जितना मुझे अंदाजा है। भाई विश्व के दलित हैं हम, समझ गए? ना 20 से नाम है, ब्राह्मण हो गए ना, BR पहला ही है। अच्छा, BR ब्राह्मण नहीं, बिहार से बिहार भी होता है, बिहार से अम्बेडकर भी होता है, BR चोपड़ा भी होता है। तो आई थिंक बस मेरा यही पॉइंट था इसमें कि हम क्या बात कर रहे थे, मैं भूल नहीं, मतलब विश्व जो है ना, एशिया को इसी नजर से देखता है। हाँ, एशिया को मतलब इसी नजर से आप ये देखिए ना कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, यदि यहाँ पर ऐसा कुछ बना दें साला के
भारत के लोग जो हैं वो चीन जा रहे हैं, मतलब वही वीजा लेके घुस गए हैं, बाइक लेके घुस रहे हैं, और इस टाइप का हम। मुझे ऐसा लगता है मोदी जी ने ना सबको बिठाया होगा अपने एशिया वालों को और वहां स्पीच दी होगी, हम और तुम आपस में जाट गुज्जर राजपूत हैं, लेकिन उन साले अमेरिकों की नजर में हम केवल और केवल काफिर हैं। बटोगे तो कटोगे, हमें एक हो जाना चाहिए। क्या है ना, ये एक अच्छा वो है, मतलब यहाँ से निकलो आप थाईलैंड चले गए, थाईलैंड से निकले आप आगे चले गए कंबोडिया चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए। ये यूरोप में करते हैं ना लोग, ऐसे यूरोप में ट्रैवल करते हैं ना, वीजा होता है। तो ये जो सारी जो चीजें हैं, अगर इसमें इस तरीके से कुछ हो तो कोई बुराई नहीं है, ऐसे संबंध पड़ोसियों के साथ होने चाहिए। लेकिन साला यहाँ पे तो भय गति सांप छछूंदर जैसी वो वाली बात हो गई। भय गति सांप छछूंदर। हाँ बिल्कुल। चलिए फिर फाइनल करते हैं, खत्म करते हैं क्या। चलो ठीक है मित्रों, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम मित्रों।